ऑलराइट, देखो बिना स्ट्रीमिंग स्टार्ट किए कुछ लोग लिख रहे हैं ऑडिबल एंड विजिबल। सुबह सुबह उठ के झूठ बोलना, ठीक है। देखो कितने लोग ने झूठ बोला, हेमंत कुमार, अवी भंडारकर, दियान जंगीर, ये आप सभी लोग ने झूठ बोला है, ठीक है। क्योंकि जब ऑडिबल लिख के आने लगा ना तो मैं रुक गया, मैंने कहा स्ट्रीम स्टार्ट नहीं करेंगे, देखें कितने झूठे हैं क्लास में। ठीक है, ओके। सो देखिए मैं भी बहुत शैतान हूँ, उम्र आपसे ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा भास्कर आपने शुरुआत करी थी झूठ का, अच्छी बात है, झूठ बोलना चाहिए कभी कभी, जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोविड काल में आपको पता है कई लोग, है ना, रिश्तेदार, वो दिल्ली में भटकते रहते हैं और वो मुझे खोजते रहते हैं और मुझे पता है वो कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो उनसे अगर मैं मिल गया ना तो वो पकड़ के मुझे कोविड कर देंगे। तो झूठ बोलना पड़ता है, क्या करोगे, सच बोल के उनसे बच नहीं सकते हो कि मैं हूं पर मैं आपसे मिल नहीं सकता हूं, तो घर तक बवाल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कई बार बोलना पड़ता है नहीं है। नहीं है, क्योंकि अगर आप नहा के आए हो, लग नहीं रहा हूँ क्या, पर मैं नहाता रोज हूँ, ठीक है। मैं मेकअप नहीं करता हूँ तो हो सकता है ना लग रहा हो, ठीक है। आई जस्ट कम लाइक दिस, बट नहाना मिस नहीं होता है भाई। चलो ये सवाल देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो कुछ सवाल ही करेंगे, छोटे छोटे हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। क्लास के लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे, जरूरी बात है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड एट ए रेट एट ₹2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है 2500 रुपए पे 2 साल के लिए 10% पर एनम पे, वो कितना होगा। तो आप ओरली करेंगे, है ना, 10 दूना 20%, और 2500 का 20% कितना होता है आपका 500 रुपए, ठीक है, हो गया, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं समझ दूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 20% निकल गया, 2500 का 20% निकल गया, उसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ये सवाल है, शुरुआत वाले। कह रहा जो सिंपल इंटरेस्ट है एट ए रेट ऑफ A% फॉर A years विल बी ₹A ऑन द सम ऑफ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है A% आपका सिंपल इंटरेस्ट है A साल के लिए, तो आपको पता है A स्क्वायर हो जाएगा R इंटू टी, A स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको A स्क्वायर परसेंट निकालना है, विल बी ₹A। लेकिन ये कह रहा है कि जो A स्क्वायर परसेंटेज है आपका, A स्क्वायर परसेंटेज ऑफ जो भी प्रिंसिपल है वो A के बराबर है। तो आपको ये पता चल गया कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो 1% तो आपका क्या होता है 100 होता है। तो आपको पता है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100/A। होगी या नहीं होगी। इस सवाल में आप एक कलाकारी और कर सकते थे अगर आप दिमाग लगाएं तो, A को आप 100 रख लो, अगर आपने इसको 100 रखा तो आप कहोगे 100% फॉर 100 years विल बी 100। तो 100% आपको क्या करना है 100 साल के लिए, ठीक है, 100% 100 साल के लिए आपको 100 रुपए लाने हैं, ओके। तो क्या होना चाहिए वैल्यू आपकी 100/A, सिंपल है ना, तभी होगा ना, 1/100 पे ही ऐसा हो सकता है। तो यू कैन एज्यूम इट, वैल्यू ले लो आप और वैल्यू लेके सॉल्व कर लो। आप एक ही वैल्यू 10 ले लो तो 10% फॉर 10 ईयर। अच्छा बताओ अगर 10 लिया आपने तो 10% फॉर 10 ईयर्स कितना होगा 100%, यानी वही वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी प्रिंसिपल, ओके। और वो वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। ए भी प्रिंसिपल हो जाएगा, 10 कहां से आएगा, अगर आपने ए को 10 लिया तो फंस जाओगे आप, दो ऑप्शन में 10 आएगा, बी और सी में, ठीक है। तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे फिर आपको, इसलिए 100% सुटेबल वैल्यू है, कोई टेंशन नहीं है। एनीवेज यहां ऐसे लिख लोगे तो भी आ जाएगा कि A² ऑफ P इज इक्वल टू A, तो P की वैल्यू 100/A होगा, इसमें कुछ भी समय लगाने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ रहा हूं, ओके। ये सम का मतलब, ऑन ए सम का मतलब क्या है, ऑन ए प्रिंसिपल ऑब्वियसली, ओके।
सर्टेन क्वांटिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे 800 अगर 2000 हो जाता है 5 सालों में, तो बताओ परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब भी सवाल में ये ना दिया हो कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज सिंपल इंटरेस्ट, इट इज कंसीडर्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। जैसे बोलते हैं ना कि प्रॉफिट परसेंटेज में अगर कुछ ना लिखा हो तो कॉस्ट प्राइस होता है, ऐसे ही। तो ये हम क्या लेके चलेंगे, ये हम लेके चलेंगे इसको सिंपल इंटरेस्ट ही। तो 2000 पे 5 साल में 800 रुपया 2000 हो गया। तो आपने कहा 5 सालों में ऐसा हुआ है, तो आप कहोगे इंटरेस्ट कितना है 5 साल का, तो 2000 माइनस 800 कितना हो गया, 1200 हो गया। और अगर ये वैल्यू 1200 हो गई तो आपने 1200 को 5 से डिवाइड किया तो कितना है आपका, 240। तो 240 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। तो आपने कहा 240 को हम डिवाइड करेंगे फिर 800 से, क्योंकि 800 हमारा प्रिंसिपल था और परसेंटेज निकालेंगे। तो मैंने कहा इसको ऐसे डिवाइड करके पहले फ्रैक्शन निकालो, तो 8 त्रिक 24 और 8 धामा 80, तो क्या 3/10 आ गया। और 3/10 का मतलब क्या, 30% होता है जी। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं करना है, ये सवाल ऐसे करना नहीं है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। आप सीधे ऐसे देखो कि ये 800 है, ये 2000 है, तो 800 से 2000 होने का मतलब क्या मतलब है, 8-20 हो गया, यही तो मतलब है, 8-20 हो गया। 8-20 होने का मतलब क्या है कि एक जो है 20/8 यानी 10/4 हो गया, और 10/4 को आप 2.5 बोलते हो। तो क्या आपको दिख रहा है कि 150% का इंक्रीज है, यस। और 150% का इंक्रीज कितने सालों में हुआ है, 5 सालों में। और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं 150% को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 30%। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो टोटल जो इंटरेस्ट परसेंटेज आया मेरा 150%, 150%, उसको मैं 5 से डिवाइड कर लूंगा, मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि होगा 30%। ठीक है, क्लियर। दूसरा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, किसने बोला, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। जो देखो अभी सवाल करो, अभी दिमाग मत लगाओ ज्यादा, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल भी आगे आएगा तो वहां करेंगे ना उसको। जो सवाल है, जो ऑप्शन है, उसी के हिसाब से अभी सवाल करो आप। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे आगे। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन है पहले। अब देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसके थ्रू आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, बट ये बहुत सरल है, इसमें टेंशन मत लो। इन वॉट टाइम विल 72, नहीं ये वाला सवाल नहीं है, विल 72 बिकम ₹87, इट 1/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कितने समय में ऐसा हो जाएगा। तो आपने कहा कि मेरे पास वैल्यू कितनी है 72, और 72 को क्या बनाना है भैया, 87 बनाना है। बहुत ध्यान से देखना, 72 को 87 बनाना है और 8 1/3% का तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो आप मुझे बताओ, इसको चाहो तो आप डिवाइड कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से आप डिवाइड कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, इफ यू डोंट वांट डोंट डू दैट। तो 3 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24 और ये आपका कितना हो जाएगा 29 होगा। ठीक है, और इनके बीच में गैप कितना है 5। सो आप कहोगे कि मुझे बेसिकली करना क्या है, इसको 5/24 का इंक्रीज देना है। लेकिन 8 1/3% जो इंक्रीज आपको दे रहा है ये 1/12 का दे रहा है। अगर ये 1/12 का दे रहा है तो आप मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम से मल्टीप्लाई करें कि 5/24 हो जाए। तो आपने कहा इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, और अगर इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है तो टाइम कितना हो गया, 2.5 साल हो गया। टाइम कितना हो गया 2.5 ईयर्स, 2.5 साल। अब एक चीज और देखो इस सवाल में, क्या आप कहोगे कि इसमें परसेंटेज क्यों नहीं निकाल रहे हैं। हमेशा परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होती है, रटना कुछ नहीं है। मुझे पता है कि रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो मुझे नेट इंक्रीज देता है, तो वो नेट इंक्रीज मैं परसेंटेज के टर्म्स में देखूं या फ्रैक्शन के टर्म में देखूं, मेरी मर्जी। तो मैंने वही बोला कि 24 अगर 29 हो रहा है तो 24 और 29 का मतलब 5 का चेंज आ रहा है। तो ओवरऑल जो चेंज आ रहा है वो 5 का चेंज आ रहा है 24 पर। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट ना करो, 24 कोई स्टैंडर्ड 1/24 निकालोगे 4 1/6% मिलेगा, नहीं निकालेंगे। हमें 5/24 का चेंज लाना है, जिसमें आपको ये मालूम है कि जो ये इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट मुझे 8% देगा, 1/12 होता है ये। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अगर ये रेट का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है तो ये टाइम का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा और आपका उत्तर चुपचाप निकल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का और भी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप कहोगे अगर यहाँ 25 होता तो ये 20% बनता है, नहीं बनता, यस। 5/24 की अगर हम बात करें तो अगर ये 25 होता तो ये 20% बनता, तो ये 20% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लिटिल मोर देन 20%। ठीक है, क्योंकि 24 नहीं है 25 है। बीइंग प्रिसाइज अगर आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि 4 1/6 है,
तो ये बनेगा 20 5/6, मतलब 20 से ज्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर मेरे पास 8% है तो ये वाला परसेंटेज इंक्रीज लाने के लिए 2 साल कम पड़ेगा, 3 साल ज्यादा हो जाएगा, 3 साल में 24 दे देगा, तो 3 साल से कम वाला उत्तर होगा। तो एक ही उत्तर संभव है, वो है बी। तो सोचने के तरीके बहुत हैं, आप अपनी प्रोसेसिंग को बेहतर करिए, इसी तरीके से सोचिए, ठीक है। मेंटली जितना सोचोगे उतना ही बेहतर है ना। मैं यही चाहता हूं, इसलिए मैं इतनी चीजें दिखाता हूं एक सवाल में। जरूरत नहीं है तब भी सवाल करने के लिए, तो मुझे एक ही तरीका चाहिए, बट थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको हर दिशा में सोचना पड़ता है। कह रहे इन व्हाट टाइम पीरियड 25,000 जो है ₹25,000 अर्न इन इंटरेस्ट ऑफ ₹7,500 एट 10% पर एनम। क्या करना है, प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो पहले मैं निकालूंगा इंटरेस्ट कितना परसेंटेज है। तो 25,000 का कितना परसेंट होता है 7,500, आप ऐसे सोचो 3% है या 30% है, ऑब्वियसली 30% है। 25,000 है ना, 30% है, 3 थोड़ा ना, 3 तो 750 होगा। तो 30% अगर ये है और 10% पर एनम यहां पर लिखा हुआ है, तो कितना साल लगा, 3 साल। 10 × 3 30। तो कोई फॉर्मूला नहीं, P × R × T/100, सब बकवास चीजें, ठीक है। सेंसिबल तरीके से सोचो, 30% 10% है, 3 साल। लेकिन अगर ये पर एनम नहीं होता, मान लिया ये लिखा होता पर हाफ एनम, पर क्वार्टर, तो साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको पता है। आप कहते हैं अगर ये पर हाफ ईयर होगा तो आपको मिलता है 3 हाफ ईयर्स, 1.5 साल। अगर ये पर क्वार्टर होता तो क्या होता, 3 क्वार्टर्स, ठीक है। तो डिपेंड करता है साइकिल लेंथ कितनी है। यहां इन्होंने एनम दे रखा है तो 3 साल हो गया, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया। ये सवाल देखिए, कह रहा कितने सालों में एक पैसा x जो है 5x हो जाएगा 12.5 के रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे। आप बताओ x अगर 5x करना है तो 5 गुना करना है। 5 गुना का मतलब 400% बढ़ाना है, ये सिखा चुका हूं आपको। 400% बढ़ाने के लिए 12.5 को कितना लगेगा, 12.5 को 8 साल लगते हैं 100 बनने में। और अगर मुझे 400% बढ़ाना है तो 8 × 4 32 साल लग जाएंगे, ठीक है। बस ऐसे मेंटली सोचो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर से बोल देता हूँ, 12.5% का को अगर आपको 100% से बढ़ाना है 8 साल चाहिए, लेकिन आपको 5 गुना करना है तो कितना करना है, 400% से बढ़ाना है। 400% से अगर आपको बढ़ाना है देन यू नीड हाउ मच, 32 × 1/8 इज व्हाट, इंक्रीज ऑफ 400%, ठीक है। अब परसेंटेज के टर्म में भी ऐसा सोच सकते थे कि x मेरे को 5x बनाना है तो यहां मुझे 4x का इंक्रीज चाहिए। 4x का इंक्रीज कैसे मिलेगा ये समझो। आपने कहा कि मेरा परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या है, 1/8 का है ना। 12.5% 1/8 एक साल में। अब टाइम कितना होना चाहिए, जब 32 होगा ना तभी तो ये 4x का इंक्रीज देगा आपको। अगर 32 लोगे तो ये बनेगा +4 टाइम्स इंक्रीज, तो 32 होगा आंसर, ठीक है। तो जैसे सोचना है सोचो, फटाक से इसका क्विक रिएक्शन आपका होना चाहिए। मुझे अरिथमेटिक समझ नहीं आ रही है तो आप पहले एडवांस कराओ, क्या गारंटी है कि आपको एडवांस समझ में आ जाएगा। फिर आपको अगर एडवांस समझ में नहीं आ रहा है मुझे डांस करके दिखाओ, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोशिश करो और आपको समझ में ना आए। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो सीखना पड़ेगा। इम्तिहान में अरिथमेटिक आएगी, वहां ये थोड़ा सा बोलोगे कि आई डोंट लाइक अरिथमेटिक, रिमूव दीज क्वेश्चंस। एग्जाम इज नॉट KBC, दे वॉन्ट रिमूव इट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो 7वां, in how many years will a certain sum of money amounts to 6 times of its SI if the rate of interest is 5%। अब यहां थोड़ा सा रुकना, क्योंकि यहां सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया इन्होंने, ठीक है। और बदलाव क्या है, कह रहा कितने सालों में एक पैसा 6 गुना हो जाएगा ऑफ इट्स SI, राइट, दैट्स टू इंटरेस्टिंग, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू बी 5%। तो जरा बताओ ये सवाल कैसे करोगे, क्या ये बात कर रहा है। सो लेट अस सी, कुछ लिखा है 4 8 7 5। तो मेरे पास मान लेते हैं 100 रुपए है, बहुत ध्यान से देखना। एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 5 रुपए होगा, 5% के हिसाब से, ठीक है, 5 रुपए होगा। सो क्या कहना चाह रहा है ये सवाल, ये समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। मैंने कहा मान लेते हैं T साल लग गया, तो T साल में ये 5 × T बना, ध्यान समझना, टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 5T बन जाएगा।
सो आप कहोगे कि मेरा जो टोटल अमाउंट बनने वाला है ये मेरा हो जाएगा 100 + 5t, ये अमाउंट बनने वाला है। इज इट ट्रू? राइट। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ये जो 5t है इसका जो 6 गुना है ये किसके बराबर होना चाहिए? 100 + 5t के बराबर होना चाहिए। तो ये आप कहोगे कि जो 25t है मेरा ये 100 के बराबर है, तो आप कहोगे t मेरा 4 के बराबर है। बट द प्रॉब्लम इज आंसर तो आ गया पर इक्वेशन नहीं लिखना है। कुछ लोग कह रहे हैं 7 साल लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 6 साल लगेगा। मैंने जो लिखा उसको देखो ध्यान से। कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6 times ऑफ इट्स SI इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो मैंने वही लिखा 5t सालों में जो अमाउंट है वो 100 + 5t हो गया, और वो 6 गुना है जो SI है वो कितना है? 5t है। ठीक है, तो ये 30t हुआ -5t, 25t 100 हुआ, तो t की वैल्यू 4 साल आई ना। ओके, बट द क्वेश्चन अगेन इज कि कितना टाइम क्यों लगाएंगे भैया? नहीं लगाएंगे। तो देखो ध्यान से, आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है, वो ध्यान से आप देखो। ये वैल्यू मेरी मान लेते हैं 1 है, इसको तुम्हें 6 बनाना है। बहुत ध्यान से देखना, यही करना है ना। आप कहोगे नहीं नहीं 1 को 6 थोड़ा ना बनाना है, मुझे ये देखना है कि मेरा जो भी इंटरेस्ट है, जो भी मेरा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का ये वैल्यू 6 गुना होना चाहिए। मेक सेंस? ओके, तो मैंने कहा अगर ये 1 है तो क्या ये वैल्यू 6 होनी चाहिए? टेल मी, अगर वो वैल्यू इंटरेस्ट ये 1 है तो क्या ये वैल्यू 6 गुना होनी चाहिए? से यस प्लीज। 2 मिनट में सवाल लगेगा अगर ऐसा तुम बोल दो तो, ठीक है? तभी तो होगा ना ये 6 गुना, ये 1 होगा ये 6 होगा। तो आप कहोगे ये अगर 6 है और ये 1 इंटरेस्ट है तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? 5 हो गया। अगर मेरा प्रिंसिपल 5 हो गया तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये कितना % है भैया? आपने कहा 20% है। अब आप कहोगे लेकिन 1 साल में तो 5 ही % मिलता है, तो 20% पाने के लिए कितना साल लगेगा? 4 साल। अब तुम बताओ ये करोगे कि ये करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे? ये करोगे? टेक्स्ट बुक सोल्यूशन कभी नहीं, ये करेंगे। कितना आसान है। अरे तुमने यही तो बोला है कि जो इंटरेस्ट है उसका 6 गुना मेरा अमाउंट हो गया। तो ये 1 है तो ये 6 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 6 - 1 5। फिर आपने कहा 5 का 1 कितना % है? आपने कहा 20% है। अरे भैया 20% कैसे आएगा? 1 साल में 5% है, 4 साल लगेगा। ओवर। बस, दिस इज वॉट योर नेचुरल थॉट प्रोसेस शुड बी। मुझे पता है CSI सबको आता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा है, बट यहां से यहां आना है तुमको, सोच सरल करनी है बस। अच्छा, जिन लोगों ने 7 आंसर बताया था वो क्यों बताया था? यहां देख लिया था क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 7 होना चाहिए? ठीक, ऐसा मत बोलो। पढ़ो ये सवाल। कह रहा है 700 रुपया जो है वो 1060 रुपये हो जाएगा 6 सालों में। सो व्हाट विल बी इट अमाउंट टू इन 2 years एट द सेम रेट %? 2 साल में कितना हो जाएगा? तो देखो क्या है, कैसे आपको समझना है। ओके, व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 years? तो देखो बहुत आसान सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू अगर 7 है, ठीक है, 700 है, मैं लिख रहा हूं यहां पर 1060 है, तो क्या करोगे तुम इसको? आप कहोगे इसका अंतर निकाल लो, ये हो गया 360। हुआ कि नहीं हुआ 360? जी हाँ। अब 360 जो है 6 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। 2 साल में कितना होगा? 700 में 60 दूना 120 जोड़ दो, तो ये हो गया 820। अब देखो ऐसे सवालों में ना कोई दिमाग नहीं लगाना होता, ना इसमें परसेंटेज कन्वर्जन की जरूरत है, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। मैंने थ्योरी में भी बताया था कि अगर आपको पता है कि 6 सालों का इंटरेस्ट कितना है, तो 1 साल का निकाल लो, 2 साल का जोड़ दो, खत्म हो गया। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, करेक्ट प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट, उसको मिलता है 2126.25। दशमलव आया, थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक इसके पहले कुछ था नहीं। रेट दिया हुआ है 12.5 पर एनम 10 साल। व्हाट इज द प्रिंसिपल? ठीक है, 12.5% 10 साल का मतलब हो गया तुम्हारा 125%। 125% का मतलब कितना होता है? 5/4। मतलब जो भी प्रिंसिपल रहा होगा वो 5/4 गुना हो गया होगा। क्या ये बात मैंने सही लिखी है? बिल्कुल। तो आपने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है ये P है, और ये जो वैल्यू है वो है 2126.25।
सो आप कहोगे कि प्रिंसिपल का 5/4, प्रिंसिपल का 5/4 5/4p ये किसके बराबर है? 2126.25। तो p की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे इसका करो 4 गुना, ठीक है, और फिर 5 से डिवाइड कर दो, यही करना होगा। या आप पहले 5 से डिवाइड कर लो फिर 4 गुना कर लो। 5 से डिवाइड करो। तो आपने कहा देखो ये पहली बात तो लिखा है 2000 प्लस 125 प्लस 1.25 ये लिखा हुआ है ना। तो ये वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 400 गुना, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है? 25 गुना। और ये वैल्यू कितनी है? 5 से अगर आपने डिवाइड किया तो 0.25 गुना। तो कुल मिला के वैल्यू कितनी है? 425.25 और इंटू बनेगा 4। तो ये 4 चौके 16 हो गया, 1701। आपका आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। 5/4 कैसे आया? देखो भैया 12.5% 10 साल के लिए कितना हो जाएगा? 125% का इंक्रीज। और 125% इंक्रीज क्या होता है भैया? 1 + 1/4 यानी 5/4। ये तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर 2 क्या है? देखो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। और 10 साल के लिए तुमने लगा दिया तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा? +5/4। कैसे भी सोच लो, ठीक है। क्या ये बात सभी को पच पा रही है? हाँ जी, सभी को ये बात क्लियर है? किसी को कोई शंका है तो बता दो, फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है। सो देखो ध्यान से, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बड़ी आसानी से संभव था क्योंकि ऑप्शन ऐसे बकवास दिए हुए। ये तुम्हें समझ में आ गया कि ये वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल प्लस 25% ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है? 125% अगर इंटरेस्ट है तो उसका सिंपल सा मतलब है उसमें प्रिंसिपल प्लस 25% और है। अब तुम एक बात बताओ मुझे कि तुम 1853 के बारे में जरा सोचिए। इसका 1/4 इसमें जोड़ो जरा 1/4। आपने कहा 1853 है अगर मेरे पास तो इसका 1/4 450 से ज्यादा होगा। और इसमें 450 जैसे ही तुमने जोड़ा ये वैल्यू 2200 से ज्यादा हो गई, अरे 2300 से ज्यादा हो गई, ठीक है। और मुझे तो यही चाहिए, तो आंसर इससे कम होगा, इससे कम होगा तो बी होगा। यहां पर मैं एक चीज आपको और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि कई सारे ऐसे सवाल होते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी तक नहीं किया था क्योंकि आपको झटका लग जाता पहले। कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें ये पॉसिबल होता है कि अगर हमने गलत आंसर भी पकड़ के चेक किया तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि मेरा आंसर इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1853 यहां क्यों पकड़ा है? फर्जी में नहीं पकड़ा है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्योंकि देखो अगर आप 4 ऑप्शन को देखोगे तो ये लोवेस्ट है, ये ऑप्शन क्या है? हाईएस्ट है। इसको मैं बोलता हूं एम और एम का मतलब होता है ये मिडिल वैल्यूज हैं। मिडिल वैल्यूज का मतलब ना ये लोवेस्ट है ना ये हाईएस्ट है। कभी भी अगर आपको ऑप्शन चेक करना है तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहां पर ये पता लगाना संभव होता है कि अगर हम मिडिल वैल्यू लेके चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आंसर मेरा इससे ज्यादा है या इससे कम है, व्हेनेवर यू आर चेकिंग ऑप्शन। तो इसका फायदा ये होता है, मान लिया आपने ये वाली वैल्यू पकड़ के चेक किया 1957, तो आपको यह पता चलेगा कि मेरा आंसर 1957 से कम है। अब 1957 से कम सारे ऑप्शन हैं तो तीनों ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं। लेकिन अगर आपने इसको चेक नहीं किया, मान लिया इसको चेक किया होता 1931 की जो कि मिडिल ऑप्शन है, मिडिल वैल्यू है, तो अगर आपको यह पता चलता कि मेरा आंसर इससे कम है तो ये अपने आप एलिमिनेट हो गया कि नहीं? 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं सीधे, एक चेक किया 2 एलिमिनेट हो गए। तो इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन में जब भी ये पॉसिबल होता है देखना कि मैं जो वैल्यू रख के चेक करूंगा मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा आंसर ज्यादा होगा या कम होगा, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल यू चूज मिडिल ऑप्शन। 1853 जब हमने चेक किया और हमने ये पता लगाया यहां पर, क्योंकि मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे हम सीधे, तो मैंने ये पता लगा लिया कि आंसर इससे कम होगा क्योंकि ये जब हम 25% से हाइक दे रहे हैं तो मुझे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, ज्यादा वैल्यू मिल रही है लेकिन मुझे तो कम चाहिए, तो मुझे बेस छोटा चाहिए, मुझे प्रिंसिपल छोटा चाहिए, और इससे छोटा एक ही ऑप्शन है बी, तो वो करेक्ट हो गया, राइट। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, कहीं कॉपी में नोट कर लेना, इस पे आपको
काम करने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन पीडीएफ नहीं दी, अभी जब क्वेश्चन समझते हैं तब तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बेसिक क्वेश्चन से मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो ज़्यादा। ये समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा आप। ऑप्शन चेकिंग में मिडिल ऑप्शन का बहुत रोल होता है, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं उठा लेते। मिडिल चूज करोगे, वो पता चलेगा ज़्यादा या कम है, तो उससे आपको आसानी से चीज़ें मिलेंगी। At what % of simple interest per annum will ₹784 amounts to this much in 6 years? Try to do these questions orally. Don't raise the pen. कोशिश करो, भले ही नहीं होगा कोई बात नहीं, पेन नहीं उठाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का केस है, 6 सालों की बात करें तो आप पहला काम ये करो सारे लोग कि आप ये करो कि पहले इनका अंतर निकालो। तो अंतर आपने निकाला तो आपने कहा 16 आगे बढ़ेंगे तो 800 मिलेगा, उसके बाद 266 और है मेरे पास, तो आपने कहा 16 इसमें जोड़ दो तो ये बनेगा 200, कितना बनेगा 82.24, ठीक है। अब 282.24 कितने मिला है, 6 सालों में मिला है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आपकी हो गई 47.04। कितने लोग समझ में आए कि 282 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, हमें 1 साल का निकालना है ना भैया। सो 282.24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, राइट बताओ, वो कितना है 240 + 32। दिक्कत हो रही होगी दिमाग में, मुझे पता है। 240 + 42.24, तो एक वैल्यू आपकी हो गई 40, ओके, और एक वैल्यू हो गई 7.04, सो 47.04। क्लियर है सभी को, ओके। अब 47.04 तुम्हारा इसका कितना % है, आप बताओ। 7 गुना अगर तुम चले गए तो ये 7 गुना आपको पता है कहां देगा 49। 7 का तो सवाल ही नहीं है, 7 से कम होगा 6%। देखो ये भी मिडिल वैल्यू थी, ये भी मिडिल वैल्यू थी। सो व्हेन आई से दैट 7% इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर 47 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 784 है, तो मैं उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये खाली 7 हो और 7 से गुणा कर दूं मैं, तो भी वो 49 हो जाता है। तो 784 है, तो 7% तो संभव ही नहीं है, तो 6% ही होगा उससे कम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर से समझा देता हूं, लिख के समझा देता हूं। ये 784 है और यहां पर तुम्हारी वैल्यू कितनी है 1066.24। तो मैंने तुमसे सिर्फ इतना बोला कि इन दोनों का अंतर निकालो। तो इन दोनों का जो अंतर हमने निकाला वो कितना आया 282.24 आया। ये 6 साल का इंटरेस्ट है, तो अगर ये 6 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा 282.24 डिवाइडेड बाई 6, 6 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू कितनी आई 47.04, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आपको निकालना है कि 47.04 जो है 47.04 जो है ये 784 का कितना परसेंटेज है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अगर ये 700 भी होता तो 7% 49 हो जाता, लेकिन ये तो 47 ही है, तो जाहिर सी बात है 7% से कम है। हमने छोटा बेस लिया तो भी ये 7% नहीं आ रहा है, तो बड़े बेस पे 7 कहां से आ जाएगा। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आप ऐसे करोगे, देखो आप कहोगे कि इसका मैं निकालूंगा 5%, क्योंकि सारे आंसर ऐसे ही हैं। 12 तो सवाल ही नहीं उठता, 10% से ज्यादा तो है ही नहीं है, दिख रहा है मुझे 10% 78.4 है, तो मैं इसका 5% लिख सकता हूं क्विकली। वो कितना होगा देखिए 5%, आपने कहा ये वैल्यू जो मुझे दी है 78, तो ये हो जाएगा 39, तो 5% 39.2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू आपको लानी है, ये वैल्यू जो आपको लानी है अभी, वो वैल्यू के लिए मुझे लगभग कितना जाना है, आप कहोगे 7 के आसपास मुझे जाना है, थोड़ा 7 से ज्यादा। तो डेफिनेटली चॉइस क्या है मैं कि 1% इसका निकालूं, और इसका 1% होगा 7.84। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये बनेगा आपका 47.04। दैट इज क्लियर कि 6% मेरा 47.04 के बराबर है, ठीक है, आसान है, ओके, मेक सेंस, क्लियर। दैट्स हाउ यू कैन जस्ट क्विकली थिंक कि 1% निकाल लिया। दूसरा देखिए, एक तरीका आप ये भी ट्राई कर सकते थे कि आप सीधा इस परसेंटेज को गेस करने की कोशिश करते कि ये कितना परसेंट है ओवरऑल, राइट, एंड देन ऑल्सो यू कैन गेट योर आंसर। कैसे, देखो ध्यान से, ये जो ओवरऑल चेंज है 6 साल का, देखो या तो हम वैल्यू को डिवाइड करेंगे और हम 1 साल का निकाल कर निकालेंगे, या हम टोटल इंटरेस्ट निकालने का प्रयास करें।
सो आपने कहा कि अगर मेरे पास ये वैल्यू दी है तो ये कितना परसेंटेज है, अगर हम इसको ट्राई करते हैं। तो एक बात जरा ये बताओ कि अगर मेरा इसमें जो भी ऑप्शन दिखे हैं, अगर मैं 6 साल का ओवरऑल इंक्रीज निकालूं तो क्या 7 इंटू 6 आपका 42% होगा? यस। 12 इंटू 6 कितना होगा? 72% आना चाहिए। 8 इंटू 6 कितना आना चाहिए? 48% आना चाहिए। और 6 इंटू 6 आपका 36% आना चाहिए। दिस इज द थिंग। अगर इसमें से जो भी करेक्ट होगा उसका 6 गुना ये परसेंटेज चेंज होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वैल्यू क्लियरली 40% से कम दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? 282.24, अगर मैं इस वैल्यू का 40% निकालूंगा तो 10% तो आपको साफ साफ दिख रही है कि 78.4 है। 40% का मतलब क्या होगा? इसका 4 गुना, और इसका 4 गुना आप देखो 80 के आसपास नंबर है, 32, 300 के ऊपर होगा, ये उससे लेस है। और अगर 40 से लेस है टोटल परसेंटेज चेंज तो ये तीनों आंसर पॉसिबल नहीं है। ओनली डी ऑप्शन कैन बी पॉसिबल। सो जब आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में, कैलकुलेशन में, परसेंटेज कैलकुलेशन में अगर आप अपनी एफिशिएंसी शो करते हो तो आपको ये 1 साल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सीधा यहां से देख पाओगे और ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो डायरेक्टली आप उसको देखो, आप मिडिल कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है आपसे? ये सवाल आपसे कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा एक अमाउंट 1650 को 363 रुपए ईल्ड करने के लिए, और इंटरेस्ट आपको दिया है 5.5% पर एनम। सो ईल्ड का मतलब वही होगा कि इंटरेस्ट ईल्ड कर रहा है वो। ठीक है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू पूछा है, 5.5% आपको वैल्यू भी दी है, कितना साल लगेगा? आप क्विकली बताओ कि कितना परसेंट है लगभग ये, राइट? 363 जो है वो इसका कितना परसेंट है? तो आप कहोगे देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं और 165 क्या है? 10% है, इसका डबल कितना होगा? 330। सो 330 जो वैल्यू है वो 20% है। मतलब मैं 20% थोड़ा सा ज्यादा देख रहा हूं। आपको ये जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली कितना होगा, मैंने कहा 20% से थोड़ा सा ज्यादा देख रहा हूं मैं, क्योंकि उसके बाद जो आपकी वैल्यू है वो 33 और है, वो भी 2% है। देखो 363 कितना होगा एक्चुअली? ये होगा आपका 330 प्लस 33 और है, कुल मिला के यही है ना? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ये अगर 20% है तो ये वैल्यू कितनी है? 2% है। बट इतना डीप जाने की जरूरत थी नहीं आपको, आपके लिए काफी था कि ये 20% से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ध्यान से देखो, 5.5% 22% कब देगा आपको? 4 सालों में। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बिकॉज दैट विल टेक 4 years। अभी ना करें एग्जाम में इस तरह सॉल्व नहीं कर पाता हूं, तो अभी आपने चीजें करी कहां है? अभी तो आप कोशिश कर रहे हो ना, सीख रहे हो। डोंट सिट इन द एग्जाम हॉल व्हेन यू आर लर्निंग, यू लर्न। बस एग्जाम में क्यों नहीं लगेगा? जो तरीका आप लगा रहे हो एग्जाम में, वो तरीका क्या कोई नेचुरल तरीका है? क्या भगवान आपने दिया आपको? नहीं, आपने सीखा, प्रैक्टिस करी तो आता है आपको। ये सीखोगे तो ये आएगा। ठीक है, जैसा सोच वैसा ही रिजल्ट आएगा ना। तो आप अभी सोचना अपना चेंज कर रहे हो, जितना चेंज करोगे, जितना इस पे काम करोगे, उतना ही बदलाव आएगा। Robin applied for a loan for 8 years at the rate of this simple interest. Calculate the principal amount if the interest paid was this. अभी मैं ये सवाल छोड़ रहा हूं, ठीक है, राइट? बट ये बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ खास है, बट फिर भी मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि जब मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा देन आई विल टेक अप दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसको आप छोड़ दो। दो, ये बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि EMI का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी मैं छोड़ रहा हूं। ये सवाल करो, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹6600 अमाउंट्स टू। कर लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि मुश्किल है। चलो, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंस्टॉलमेंट कॉन्सेप्ट, सो यू कैन सॉल्व इट लाइक ए सिंपल क्वेश्चन। पढ़ो, एक लोन के लिए अप्लाई किया उसने फॉर 8 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 7.125%। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, अगर जो इंटरेस्ट अमाउंट पे हुआ है वो 7,182 रुपए है। तो देखो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, ये प्रिंसिपल है तुम्हारा और ये अमाउंट है, और यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो 7,182 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, 7.125% आपका पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम आपका मान लिया T ईयर्स है, और T आपको दिया हुआ है 8 साल। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी? 8 साल है। तो देखो पहला काम आपको यही करना है कि इसको 8 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दिस इंटू 8 करें तो
8 सत्य कितना बनेगा आपका 56 बनेगा, तो यहां मैंने 56 लिख दिया। और 0.125 इंटू 8 कितना होगा आपका 1 के बराबर होगा। 125 इंटू 8 1000 होता है, 0.125 इंटू 8 क्या करोगे तो 1 आएगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 57%। तो कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल जो है 57% से बढ़ता है, तो ये आपका इंटरेस्ट वैल्यू हो गया और ये 782 हो गया, 7182 हो गया। तो आपका 57% अगर 7182 के बराबर है, तो आपको यही निकालना है कि प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो 100% निकालना है। तो जरा बताओ कितना होगा, सॉल्व करो। आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि आपका आंसर जो है, देखो ये वैल्यू डेफिनेटली 100 से ज्यादा है। अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा है तो मेरा आंसर 10,000 से ज्यादा होगा। 10,000 से अगर ज्यादा होगा तो ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कुछ सही है। तो आप पहला डिजिट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो ध्यान से, 57 पहली बार तो आपका दिख रहा है ना, एक बार जाएगा तो ये 57 कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे दूसरी डिजिट चाहिए, पहले तो दोनों में एक एक है। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे बस दूसरी डिजिट चाहिए। 57 हटाने के बाद कितना बचेगा आपका 14 और, राइट? बचा कि नहीं 14? 57 14 61 होता है। जब 14 बचेगा और अगली डिजिट यहां जोड़ोगे, 2 बार जाओगे कि 1 बार जाओगे? 2 बार जाओगे। तो 2 बार जाओगे तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 12,600। ओके, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है, कभी थोड़ा ही करना होता है। जहां मेरा देखो पहली डिजिट, अगर 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, फिर पहली डिजिट मिल गई, मैच कर रही दोनों में, तो दूसरी डिजिट खोज रहा हूं मैं, दिख रहा है मुझे साफ साफ। ठीक है, फर्दर पूरा डिवाइड करना है तो पूरा डिवाइड करोगे तो पूरा आंसर आएगा। वैसे भी ये 19 इंटू 3 है तो ये 19 से डिवाइड होगा। अगर आपको पूरा निकालना है तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 57 से सीधा डिवाइड करो या पहले 19 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, जो करना है करो। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, बट मेरा टास्क है कि कैसे इसको मार्क कर सकते हैं। बी ऑप्शन, ये देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 6600 अमाउंट्स टू 8976 at 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो टाइम पूछा गया है आपसे 6600 को आपको क्या बनाना है 8976, राइट? सो पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से बहुत, तो कुछ आपको खास बात मैं दिखाता हूं। ये दोनों नंबर ना 11 से डिवाइड हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा राह तुम्हारी आसान हो जाएगी। 11 से डिवाइड हो रहे तो बेसिकली 22 से भी डिवाइड हो जाएंगे, राइट? ओके, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर तो 22 से भी डिवाइड हो जाएगा। वाई आई वॉन्ट टू डू दैट? सो दैट दीज नंबर्स बिकम लिटिल सिंप्लीफाइड। देखो 22 से तुमने अगर इनको डिवाइड किया, और साथ ही साथ एक चीज और देखो, ये जो नंबर है 8976, ये कितना है 9 8 17 और 13, 17 13 कितना होता है 30 होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ना, ये 66 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो इफ यू सो लिटिल करेज एंड डिवाइड इट, दिस नंबर विल लुक लाइक दिस 100, और यहां पर आप 66 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 66, और यहां बचा 23। फिर आप जाहिर सी बात है 3 बार जाओगे, 3 बार जाने के बाद जो कुछ बचेगा वो ऑब्वियसली 6 बार जाओगे, क्योंकि लास्ट में आपको 6 लाना है। कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा 100 और 136। अब 100 और 136 में कितना चेंज है? आप कहोगे 36% का चेंज है। 36% का जो चेंज है वो 4% से अगर मुझे लाना है तो कितना साल लगेगा? 9 साल लगेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये डिवीजन इंपॉर्टेंट था, ये आइडेंटिफाई करना कि ये नंबर, क्योंकि वैसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 36% लाने में तुम्हें मेहनत पड़ेगी, मैं दिखाता हूं वो भी निकल जाएगा। इसको आप लिखोगे तो आप कहोगे 2376 है। ध्यान से देखना, 2376 क्या होता है? 2400 माइनस 24 है कि नहीं है? देखो ध्यान से, जो मैंने लिखा है वो ध्यान से देखो आप। ओके, जो अंतर है इनका वो कितना है? 2376 है, 2376 है। ओके, सो अगर ये अंतर इनका 2376 है, जो मैंने अगर डिफरेंस निकाल के लिखा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है? 2400 माइनस 24, दैट इज 2376। अब आपको लेकिन मुझे एक बात बताना है कि ये वैल्यू जो परसेंटेज के टर्म में आएगी वो कितनी आएगी अगर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करूं? ओके, बिकॉज यू नीड टू फाइंड दिस परसेंटेज ना।
अगर आप ये परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे तो आपका आंसर कहां से आएगा? ओके, सो मैं इस तरीके से जाके या तो परसेंटेज कैलकुलेट करूं, ओके, या फिर मैं ऐसे करूं। मैंने कहा मैं 40% इसका निकालता हूं, वो ज्यादा आसान है मेरे पास। तो 660 इंटू 4 करो जरा, कितना आएगा आपका? तो आपने कहा ये बनेगा 2400 और 240, तो ये बनेगा आपका 2640 एक्चुअली। ठीक है, अब 2640 में आप जरा माइनस करिए कितना, 4%। ये 40% मैंने लिखा है, 4% माइनस करूंगा तो 264 माइनस होगा। जरा देखो आपको क्या मिल रहा है, 2300, और क्या यहां पर 76 मिल रहा है? यस। तो इसेंशियली मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको 2400 माइनस 4%, 24 लिखने का फायदा नहीं है आपको। इसको फायदा इस तरीके से लिखने में है कि 2640 जो कि 40% है, माइनस 264, तो ये 40% है इसका, और ये 4% है। तो हम ऐसे भी देख सकते थे कि ये 36% है, बट उस समय की घोर बर्बादी हो जाती, आपको शायद ज्यादा टाइम लगता। यहां हमने देख लिया कि भाई 66 है, तो ये डेफिनेटली 22 से डिवाइड होगा। यहां गया मैं तो देखा इसका जो डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है और इवन नंबर है, मतलब 66 से डिवाइड होगा, तो 66 से सीधा डिवाइड कर लो, ये 100 बन गया, 136 बन गया, तो 36% आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस ऑफ 100 इज ऑलवेज गुड टू सी परसेंटेज चेंज। 100 के बेस पर जो एब्सोल्यूट चेंज है वही परसेंटेज चेंज होता है, क्योंकि बेस 100 है। तो 100 पे 10 का चेंज इज 10%, 100 पे 20 का चेंज इज 20%। तो इसलिए 100 बनाना आपको जब भी मौका मिले तो इसको 100 बना लेना, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹72 ऑन 4800 फॉर 4 years, तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। सो पहला काम आप ये बताओ मुझे कि 4800 रुपए पे 72 रुपया कितना परसेंट है? आपने कहा 48 हो गया 1% प्लस 24 यानी 1.5%। दोनों का प्रिंसिपल सेम होगा 4800 रुपए, तभी वो कह रहा है कि उनके बीच के इंटरेस्ट का जो अंतर है, ठीक है, वो 1 पॉइंट, मतलब जो भी कह रहा है कि 72 रुपए है। तो अगर उसने कहा कि 72 रुपए है ना, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि परसेंटेज में कितना है। तो आपने कहा 1.5%, कितने सालों में ऐसा हुआ है? 4 सालों में हुआ है। तो 1.5% का जो टोटल अंतर आया, अगर ये 4 सालों में आया है, तो क्या मैं इसको 4 से डिवाइड कर लूं तो मुझे 1 साल का अंतर पता चल जाएगा। तो 15/4 कितना होता है? 3.75। तो 1.5/4 कितना होगा? 0.375%। ये ऑप्शन। थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज मेकिंग थिंग्स इजियर। यस, अगेन रिपीटिंग, जो टोटल चेंज है 72 रुपए का 4800 रुपए पे, वो कितना परसेंटेज है 4800 का? 1.5%। तो 1.5% का अंतर कितने सालों में आया है? वो आया है आपका 4 सालों में। तो 1 साल में कितना अंतर आएगा? अब एक चीज आप समझो कि जो अंतर बनेगा इनका एसआई में, डिफरेंस, तो जैसे आपको ये पता है कि हर साल एसआई सेम रहती है, तो ए के लिए जितना एसआई पहले साल होगा उतना ही अगले साल होगा, उतना ही अगले साल होगा, उतना ही अगले साल होगा। बी के लिए जितना एसआई इस साल होगा उतना ही अगले साल, उतना ही अगले साल। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे उनकी एसआई 4 साल में 4 गुना होगी, ऐसे ही अगर हमें 4 साल का अंतर भी निकालना है तो वो भी पहले साल के अंतर का 4 गुना होगा। इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। तो ये पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर है वो सीधा हम निकाल सकते हैं कि 1 साल में जो अंतर है परसेंटेज में, वही क्या होगा? वो अंतर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के परसेंटेज का डिफरेंस है। सिंपल। तो कंफ्यूजन नहीं पालना इसमें। इस सवाल देखिए, कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर 11,200 4 साल 3 महीना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, 18 1/3 जो भी मेरे पास है, 18 1/3 परसेंटेज, ये क्या है? ये वैल्यू तुम्हारी पर एनम है या नहीं है? यस। अब ध्यान रखना कि पर एनम की वैल्यू को एनम यानी नंबर ऑफ ईयर से ही गुणा करना होता है। पर एनम का मतलब पर ईयर।
सो पर ईयर की वैल्यू को नंबर ऑफ ईयर से अगर गुणा करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज में मिलेगा। तो हमने कहा कि इसको हम 4 साल 3 महीना, आपको पता है 4 साल 3 महीना कैसे लिखते हैं आप? 4 1/4 साल, 3 महीना क्या होता है? 1 क्वार्टर होता है, आप बोलते हो 1 क्वार्टर इज 1/4 ऑफ ए ईयर, 12/4 3 होता है। तो इसको अगर आपको मंथ में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। पहली बात ये सबको पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करके नेट परसेंटेज देखना है कितना होगा। ठीक है, नेट परसेंटेज देखना होगा तभी बात बनेगी कुछ। तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा ताकि गलती ना हो। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप कहोगे कि देखो हम ऐसे करेंगे, इसको 18 + 1/3 सोचेंगे और इसको मैं सोचूंगा कि मतलब यू कैन थिंक लाइक दिस, ऐसा 18 3 54 1 55/3 मान लो इसको, परसेंटेज में है ये, और ये 4 चौके 16 1 17/4 है। अब इसका गुणा करेंगे हम। ठीक है, सो देखो ये कितना आ गया, नीचे 12 आ गया, परसेंटेज यहां लगा दिया मैंने, और 17 बचे कितना होता है आपका? ठीक है, ये आपका हो जाएगा 85, 850 + 85 है ना। सो 850 हो गया आपका सिंपली 50 गुना, और 5 गुना आपका हो गया 85। तो इसको अगर आप जोड़ते हो तो ये बनेगा आपका 935। तो यहां पर मैंने 935 लिख दिया। ठीक है, सो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस इज द नेट परसेंटेज चेंज जो मेरा अभी निकल के आया। ओके, क्लियर है सभी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? 11,200 के बराबर है। तो आप कहोगे 935 बटे जो 12% है किसका? प्रिंसिपल का। ये वैल्यू मेरी किसके बराबर है? 11,200 के बराबर है। मुझे निकालना है कि P की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। ओके, जरा सॉल्व करके उत्तर बताओ। मैं अभी कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन को हम और कितना बेहतर कर सकते थे, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करो। तो आप कहोगे कुछ नहीं करना है, पहले इसको ले जाके इधर डिवाइड करके देखते हैं क्या बनेगा, है ना, यही तो करना है। तो आप कहोगे देखो सिंपल सी बात है, अगर इसको एक बार ले जाएंगे तो ये 935 जाएगा, और 935 के बाद देखो कितना रिमाइंडर है आपका, तो आप कहोगे 65 और 120, है कि नहीं है? 65 और 120 कितना हो गया आपका? 185 हुआ। अब 185 की खास बात देखना, ये जो वैल्यू है ना इसका डबल कितना होता है? 1850। ऐसा है क्या? देखो 65 और 120, 185 बचा। अब 983 से आपको क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। क्या आपका डिवाइड हो रहा है ये वैल्यू पूरा का पूरा? अच्छा ये 11,220 था। हाँ सही है, सही सही, सॉरी, पूरा का पूरा वहां नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। 122 करोगे ना तो ये 187 आएगा, बिल्कुल। तो 93 हाँ ठीक है, अब ये चला गया आपका। तो आपको पता है कि ये 1 और 2 दिखेगा। अगर इधर 1 और 2 दिखेगा, क्योंकि 1 और 1 12 टाइम्स करने से ये पूरा कहानी इसकी खत्म हो जाएगी, और यहां पर 12 और 12 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वैल्यू जो मिलेगी मेरी वो 144 उसमें दिखना चाहिए। तो आंसर क्या हो सकता है? सिर्फ बी हो सकता है, बी के अलावा आपका कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो ये तो एक तरीका हुआ, बट देखिए ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी नहीं। जब परसेंटेज इस तरह से बकवास और कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, तो आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा इन सब चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं। अभी देखिए मैं क्या कर सकता हूं, 2 तरीके हैं इसको करने के। पहली बात तो क्या है, इनको अलग अलग लिखें। जैसे यहां पर ये 55/3 था, देखो ध्यान से, तो इसको आप सीधे ऐसे लिखते हैं कि ये वैल्यू जो मेरी आ रही थी, ये आ रही थी 55/3 परसेंटेज। मल्टीप्लाई क्यों करें अननेसेसरी अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, और वो वैल्यू थी वो सीधे 17/4 थी। ठीक है, हम इस तरह से अगर इस्तेमाल करते, देखो फायदा क्या होता है आपका? फायदा ये होता कि आप कहते 55 जो है, 55 दूना कितना होता है? 110। 110 के पास आप यहां कितना बचता? आपके पास 2 बचता। ठीक है, 2 बचता कि नहीं बचता? मतलब मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि ये वैल्यू कैसे आपकी कैंसिल आउट हो जाती। फिर देखो आपके पास एक और 2 इसके साथ ऐड हो गया, राइट।
क्लियर है ना। फिर आप इसमें क्या करते फिर आप इसमें क्या करते, फिर आप एक जीरो वापस यहां पर लाते, तो ये आपको दिख रहा है कि ये 4 गुना हो जाता। मेरा समझाने का मतलब देखिए ये है आपको सीधा कि अगर ये वैल्यू इस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ये 204 इधर बना देता डिवाइड करने पे, इस तरीके से सीधे अगर हम 55 से डिवाइड करते तो फिर 17 से कैंसिल आउट करते तो ये 12 बन जाता, 12 यहां पर और 12 यहां पर, 144 दिख गया कि नहीं दिख गया, यस। और परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप हमेशा कन्वर्जन मोड में मत रहो कि मुझे कन्वर्ट करना ही करना है, जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर, जरूरत नहीं है। ओके, मेक सेंस, ऑलराइट। नाउ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी ट्राइड, लाइक वी कैन ट्राई मल्टीपल ऑल्सो, कि ये वैल्यू जो है नीचे अगर 12 आ रहा है, ठीक है, नीचे अगर यहां पर 12 आ रहा है, तो सब कुछ लोग करेंगे 12 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, ठीक है, क्योंकि देखो 12 का कोई भी फैक्टर ऊपर नहीं है, अगर 12 का कोई फैक्टर ऊपर नहीं है तो एनीवे 12 का मल्टीपल उधर होगा, दैट्स अ गुड थिंग, वी कैन थिंक ऑफ दिस, बट देन वी नीड टू इंश्योर कि इधर कोई वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर उधर वैल्यू डेसिमल में आ गई देन यू वॉन्ट बी एबल टू से कि वो 12 का डायरेक्ट मल्टीपल होगा, और 12 का डायरेक्ट मल्टीपल ये भी है, ठीक है, तो वो काम करेगा नहीं, मतलब वो आंसर जानने के बाद आप अप्लाई कर रहे हो, बट अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आई मेरी बात? ओके, नाउ यू कैन थिंक ऑफ नेट परसेंटेज चेंज, right, and eliminate options. That will give you good approximation and will give you the right answer. For example, if I think like this is 18 plus 1 by 3 and I have this value which I directly call it 4.25. बहुत ध्यान से देखना, 18 चौके आपका सीधे हो जाएगा 72, और 18 को अगर आप 0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4.xx, ठीक है। बेसिकली अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास 4.25 है, 4 से गुणा करके ये आया, 0.25 करेंगे तो इसका 1/4 बनेगा, तो 18 का 1/4 कितना होगा, आपको हो गया 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4.5 हो गया। फिर ये जो 1/3 है, ये आप 4.25 का निकालोगे तो कितना आएगा, ये भी लगभग 1.4% आ जाएगा। सो बीइंग प्रिसाइज, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 77.9 और 78% के अराउंड ये वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। आपको एग्जैक्टली इतना नहीं निकालने की जरूरत है, डिपेंड्स ऑन कि मेरा क्या आंसर है, किस तरह से वैल्यू आएगी। अब देखो यहां जो भी वैल्यू आपको दी है, आपको देखना है कि किसका 78% ये आ सकता है, राइट, अप्रोक्सीमेटली। सो जरा ये बताओ कि 12 ले लिया मैंने, इसका मिडिल ऑप्शंस पकड़ो, ये पकड़ो पहले और ये पकड़ो, ये दो ऑप्शन है मेरे मिडिल ऑप्शंस। लेट मी थिंक, 12,000 का 80% भी मैं निकालूंगा तो ये नहीं मिलेगा, गॉन, नॉट पॉसिबल। इसका मैं अगर 80% निकालता हूं तो जरा बताओ कितना मिलेगा आपको, इसका तो 9600 होगा, फिर 600 का अगर मैं 80% भी निकालूंगा तो 480 आएगा, ठीक है। आर यू रीचिंग टू 11,000? नो, इससे बड़ा आंसर होगा, इससे बड़ा आंसर क्या है, बी, ठीक है। You can actually save your entire calculation if you just quickly think about this, that rough percentage which I am going to get will be around 78%, and if that is the scenario, then ये दोनों मिडिल ऑप्शंस, ये मिडिल ऑप्शन भी मुझे 10,000 के आसपास की वैल्यू दे रहा है, आंसर इससे बड़ा होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, बी। ये स्किल्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, बट करो, इसका बहुत महत्व है। कई सवालों में ये आपको ओरली आंसर देगा एग्जाम में, ठीक है, बट ये सब तरीके भी छोड़ने नहीं है, आपको ये भी आने चाहिए, ट्रेडिशनल भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, सब सीख रहे हैं इसलिए हम, ठीक है। ABC 3 सम्स हैं इस तरीके से कि B इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन A एंड C इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन B फॉर सेम टाइम एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ ABC आर रिलेटेड। जरा ध्यान से देखो, A कह रहा है B जो है वो A पर सिंपल इंटरेस्ट है फॉर सेम टाइम, ठीक है,
और सी जो है वो बी पर सिंपल इंटरेस्ट है फॉर सेम रेट एंड टाइम। ठीक है, तो आपको ये पता है कि अगर मैं लिखूं b इज इक्वल टू रेट और टाइम का जो भी प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि वो वैल्यू मेरी k के बराबर है, तो वो क्या बनेगी, b वर बी k% ऑफ a, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, ये रेट और टाइम का प्रोडक्ट है। c क्या हो जाएगा, k% ऑफ b, होगा कि नहीं होगा? यस, क्योंकि रेट और टाइम का प्रोडक्ट सेम होगा, यहां पर दोनों में दिया हुआ है। अगर आप डिवाइड करोगे तो बनेगा b बाई सी इज इक्वल टू a अपॉन बी, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए सी के बराबर। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो b जो होता है वो a और c का ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य। अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, बोल दे रहा हूं कि अगर b a पर इंटरेस्ट है और c b पर इंटरेस्ट है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए और इक्वल रेट, मतलब रेट और टाइम दोनों सेम है। ओके, क्लियर? सुषमा कह रहे हैं कि आप बोल रहे तो फॉरगेट फार्मूला पर वैल्यू को रखते हैं, फॉर्मूला ही बन जाता है, मतलब मैं समझा नहीं। ओके, फॉरगेट फार्मूला पे वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू को रखते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है, मतलब कहां हम फॉर्मूला बना रहे हैं? What are the formulas? Do you know what is a formula? When numbers are generalized, they become a formula. Formula is not, ऐसा नहीं होता कि पहले फॉर्मूला आता है फिर उससे चीजें समझी जाती हैं, पहले चीजें समझी जाती हैं फिर फॉर्मूला आता है। ओके, तो वी आर टॉकिंग डायरेक्टली द अंडरस्टैंडिंग, नॉट द फॉर्मूला। फॉर्मूला रखना है तो आप P इंटू आर इंटू टू टी करोगे। अब आपका अगर ये कहना है कि मैंने जो ये चीज लिखी है ये है तो वही P इंटू आर इंटू टी, जाहिर सी बात है फॉर्मूला यहीं से निकला हुआ है, बट हम उस तरीके से इसको कहां लिख रहे हैं? हम तो ये लिख रहे हैं कि रेट और टाइम का प्रोडक्ट अगर k है तो k% नेट इंटरेस्ट होगा और k% ऑफ ए बनेगा। पुरानी यादों को भूल जाइए वरना वो आपको हॉन्ट करते रहेंगे। स्पाइस जेट कौन बुक कर रहा है यहां पर बैठ के? ओके, देखो कुछ लोग घूस दे रहे हैं, कह रहे सीपीओ निकालना है निकलवा दीजिए, एग्जाम पहली सैलरी आपको दे दूंगा। इसे घूस बोलते हैं, ठीक है। काश मेरे पास कोई मंत्र होता तो मैं कितने पैसे कमा सकता था, मंत्र फूक देता तुम्हारा हो जाता, तुम सैलरी देते मुझे, है नहीं एक्चुअली। ठीक है, चलो ये देखिए, पढ़ो इस सवाल। A sum of money amounts to rupees 5,004 in 3 years and 6,174 in 5.5 years at the same rate of simple interest per annum. Okay. Find the rate of simple interest. देखो दो चीजें करनी है तुमको, 3 साल में तुम्हें पता है कितना हो गया और तुम्हें 5.5 साल में ही पता है कि कितना हो गया। ठीक है, तो 2.5 साल में यानी 5/2 सालों में क्या हुआ है जरा देखते हैं। ठीक है, तो आपने कहा 5/2 सालों में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो क्या 1,170 रुपए है? यस, क्योंकि यहां ये अमाउंट है यहां पर ये अमाउंट है। अगर मैं दोनों अमाउंट्स का अंतर निकालूंगा तो मुझे उन बीच के 2.5 सालों में इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 2.5 सालों में जितना बढ़ा होगा वही तो अमाउंट में ऐड होगा। तो आपको ये मिल गया कि भैया 2.5 साल में इतना इंटरेस्ट का ऐड हुआ। अब ये कहानी 3 साल की थी, ठीक है नहीं थी, तो मुझे अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर लो, तो आपने कहा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। फिर हमने कहा y 5/2 साल था ना, 1 साल का निकालना है तो 2 से गुणा कर दो उधर, तो ये हो गया 468। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1 साल की वैल्यू 468 आ जाएगी। ओके, अब एक बात बताओ कि 2.5 साल का पता था तो मैंने 1 साल का निकाला। अब ये जो वैल्यू 5,004 तुम्हारे सामने दिख रही है, तुम्हें 3 साल वापस जाना पड़ेगा कि नहीं? अगर 3 साल वापस जाओगे तब तुम्हें प्रिंसिपल मिलेगा। तो हमने कहा 3 साल वापस जा रहे हैं, तो 468 को 3 से गुणा करो। तो आपने कहा ये वैल्यू कितनी होगी, पहले हम 68 × 3 करेंगे। 68 × 3 तुम्हारा होता है 204। ठीक है,
तो ये 204 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1404। अब इसमें 1404 तुमने माइनस कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3600। अब 3600 पे एक साल का जो इंटरेस्ट है वो दिख रहा है 468, तो तुम्हें निकालना ये कितना परसेंटेज है। तो देखो पहली बात तो आपने कहा 10% अगर हम निकाल लें तो ये है 360, पर ये उससे कितना ज़्यादा है 108 ज़्यादा है। अब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 1% अगर 36 है तो 3% क्या होगा आपका 108 होगा, तो ये वैल्यू हो गई 468। ठीक है, एक तरीका और भी है, मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे ही 468 आपको दिखा, एक चीज़ तो साफ साफ क्लियर है कि ये वैल्यू 15% से कम है, क्योंकि 15% इसका अगर आप निकालोगे तो 10% 360, उसमें 180 जुड़ेगा, ये 500 से ऊपर निकल जाएगा, 15% से कम है। अब आंसर मेरा 15% से कम है तो या तो 12 होगा या 13 होगा, ऑब्वियसली 12 होगा या 13 होगा। बीच की एक वैल्यू है 12.5, 12.5 की वैल्यू क्या होती है 1/8, तो 3600 का अगर तुम 1/8 निकालो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या सही है। अगर ये वैल्यू 1/8 निकालने पे जो वैल्यू आई वो 468 से ज्यादा आई, इसका मतलब क्या है कि मुझे 12.5 नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो 12 हो जाएगा। और अगर 468 से कम आई तो मतलब ज्यादा चाहिए, 13 हो जाएगा। तो निकाल लो। आपने कहा ये हो गया, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 3200 प्लस 400/8, होगा कि नहीं होगा। 36/8 कर रहे हो, 36/8 को डिवाइड कर लो यार 4 से, तो 9/2 बनेगा, 450 बना। 450 इज 468 से छोटा, तो अगर ये 468 से छोटा है तो बड़ा चाहिए मुझे 13%। ये जो मैंने अभी किया है इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं कि एक ऑप्शन अपनी तरफ से डाल देना। एक ऑप्शन अपनी तरफ से डाल देना ये डिसाइड करने के लिए कि आंसर मेरा उससे ज्यादा या कम है। तो जब हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया, दो बचे 50-50, अब दो अगर 50-50 बचे हैं तो मैं एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूं अपनी तरफ से। 12 और 13 के बीच में एक परसेंटेज है 12.5%, जिसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मुझे मालूम है। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने सोचा कि भैया ये 12 है और ये 13 है, इसके बीच की वैल्यू क्या है 12.5 है। तो मैं अब दो ही ऑप्शन अगर बचे हैं तो मैं ये जान सकता हूं ना कि 12.5% कितना है, जो कि 450 आया। लेकिन मुझे पता है 468 चाहिए, तो मैं यहां कहीं जाऊंगा 13 की तरफ जाऊंगा, 12.5 से ज्यादा आंसर होगा तो 13 होगा। तो ये रेफरेंस क्रिएट करना भी आपको सीखना है। क्लियर? डज इट मेक सेंस? ओके, टेल मी, प्लीज से यस इफ यू ऑल आर गेटिंग इट, इफ यू डोंट नो इट कोई बात नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऑलराइट, वी कमेंट आपका गायब हो गया तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, अनएबल टू सी, वेटिंग। कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं अभी आपके, कुछ प्रॉब्लम आ गई विंडो में। सो एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूं, इसको टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ जनरलाइज एक्सप्रेशंस भी होते हैं, राइट, बट इस स्टेज में मैं आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, काइंड ऑफ फार्मूला टाइप। ठीक है, कि उसमें बस वैल्यू भर दो और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा पर्पस वो नहीं है, अभी मेरा पर्पस ये है आपको कि थोड़ा सा अल्टरनेटिव सोचवाना। अगर मैं आपको वहां लेके जाऊंगा तो तुम एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे, कि तुम्हें यही पसंद है कि मुझे एक फार्मूला मिल जाए, उसमें मैं वैल्यू डाल दूं, मेरा आंसर आ जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। ठीक है, तो अभी मैं आपको विदाउट फार्मूला ही लेके चलूंगा, राइट। लास्ट में एक दो फार्मूले दे दूंगा कि इसमें ये डालोगे तो ये आ जाएगा, इसमें ये डालोगे तो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट दैट राइट नाउ। ठीक है, तो कई लोगों को ये चीज रटी होगी शायद कि भाई 3 साल अगर वापस जाना है तो उसका जनरलाइज एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो आप, इट्स नॉट ए बिग डील। और वो जनरलाइज एक्सप्रेशन है कि भाई नंबर ऑफ ईयर्स अगर इतने पीछे जाना है तो दिस बाय दिस होगा, और वो आपने डिवाइड कर दिया और फॉर्मूला आ गया, बट दैट इज नॉट ए काम की चीज। ठीक है, ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मे बी सम फॉर्मूलाज आर देयर बट आई एम स्किपिंग इट राइट नाउ। ठीक है, जानबूझ के। सो एक चीज और समझना, ये लोग कहेंगे 12.5 कैसे डाला, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं 12 और 13, और आपको डिसाइड करना है कि 12 और 13 में क्या सही है, तो एक तरीका है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो,
दूसरा तरीका ये है कि मैं पता करता हूं ना कि मेरा आंसर और इनके बीच में एक परसेंटेज है 12.5 जिसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट पता है मुझे, जो आसान होता है 1/8। आप मुझे बताओ किसी चीज का 12% निकालना आसान है, 13% निकालना आसान है कि 12.5% निकालना आसान है? जाहिर सी बात है 12.5, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पता है 1/8। तो मुझे पता है 12 और 13 के बीच में अगर मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा सही है, तो इनको डिवाइड करने वाला एक फ्रैक्शन मेरे पास है 1/8। तो अगर मैं 1/8 निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वैल्यू ज्यादा है या कम है। ये कोई जरूरी नहीं कि यहां 12 और 13 हो तभी, इवन अगर आपका लेट से 11 और 14 होते, 2 ऑप्शन बचते, तो भी यही करता मैं कि 11 और 14 के बीच में एक डिवाइडिंग फ्रैक्शन चाहिए मुझे, वो है 1/8 इसके बीच में। तो मैं उसका 1/8 निकालता और बस ये देखता कि इससे ज्यादा है या कम है, मुझे आंसर मिल जाता। आपका आंसर अगर मान लिया होता कि 12.2% और 13.8%, तो भी मैं यही करता। मैं कहता कि मेरे को इनके बीच में एक डिवाइडिंग फ्रैक्शन पता है जो इनको लेफ्ट या राइट में डिवाइड कर देगा, 12.5%, तो मैंने पिक किया उसको, बस। इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग ए रेफरेंस विच इज इन बिटवीन दिस। अब अगर आपका मान लिया परसेंटेज है 12.6% और 13.8%, क्या तब भी 12.5% आप लेने की हिम्मत करोगे? बोलो जरा, बोलो, जवाब दो। अगर मान लिया ये परसेंटेज दिया होता तो क्या मैं तब भी 12.5% लेने की कोशिश करता? प्लीज क्विकली बताओ, क्विकली। आपको पता है दो वो करेक्ट रेफरेंस नहीं होता कि वो डिवाइड कर पाता लेफ्ट राइट, क्योंकि दोनों राइट में है उसके, बट तब भी मैं 12.5% लेता, क्योंकि ये उसके बिल्कुल पास है, ये काफी दूर है। तो मैं देखता ना कि जो मेरा 1/8 निकला है, क्या ये वैल्यू बिल्कुल उसी के पास है? अगर है तो ये सही है, अगर थोड़ा दूर है तो ये सही है। सो इट्स नॉट अबाउट हैविंग एनी स्टैंडर्ड रूल, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग योर ब्रेन एंड लॉजिक कि दिस विल हेल्प मी इन डिवाइडिंग, दिस विल हेल्प इन मी इन अप्रोक्सीमेशन, यूज इट। सवाल करते रहेंगे आप, ये सब चीजें देखते रहोगे, ठीक है। ये सवाल 252 आपका 365.4 हो गया 3 सालों में। व्हाट विल बी 291 अमाउंटिंग टू 5 years द सेम रेट % पर एनम। तो देखो ऐसा है, रेट परसेंटेज आपका सेम है, रेट परसेंटेज आपका सेम है, साल हो गए 5, ठीक है। तो यहां वैल्यू आपको दिया है 252, यहां पर वैल्यू आपको दिया है 365.4 और टाइम यहां पर दिया है 3 साल। यहां पर आपकी वैल्यू है 291 और आपको जाना है कितना है भैया, 5 साल। दैट्स द एंटायर स्टोरी। तो पहले मैं रेट % निकालने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो ये वैल्यू है 252, यहां पर आपके पास है 365.4। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितनी हो गई, 113.4 हुई कि नहीं हुई? बोलो, 252 से अगर 365.4 जाना है तुम्हारा, तो क्या ये वैल्यू 113.4 हुई? आप कहोगे यस। अब ये 3 साल का हुआ, तो मैं कहूंगा 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भैया? तो जरा 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 3 तिरिका 9, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 37.8 बन रहा है। नाउ आई हैव टू फिगर आउट कि परसेंटेज कितना है। तो आप कहोगे 25.2 प्लस 13.6 है, ये सॉरी 12.6 है। अब आपको समय नहीं लगेगा देखने में कि ये वैल्यू 15% है, क्योंकि ये 10 है और ये 5 है, 10 और 5 मिला के कितना हो गया, 15% हो गया। तो अगर ये 15% हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 75% हो गई 5 सालों में। और अगर कोई चीज 75% हो जाती है 5 सालों में, तो वो 4/3 गुना हो जाती है। 4/3 हो जाएगी, नहीं, 7/4 गुना, 1 + 3/4, ठीक है। तो 7/4 आपको निकालना है किसका, 291 का। बट अगेन डिवीजन में टाइम बर्बाद मत ही करो तो अच्छा है। बेहतर है कि आप इसको ऐसे सोच लो कि 75% क्या होगा, 50% इसका, 50% अगर आप इसका निकालते हो तो कितना बनेगा, 145.5। और देखो ध्यान से, आपके नंबर्स अच्छे खासे गैप पर हैं। अच्छे खासे गैप पे होने का मतलब ये होता है कि डेसिमल में जो कुछ है फर्क नहीं करेगा आपका आंसर में। तो आप इसको 145 सोच लो, चलेगा। फिर आपका 25% है, तो इसको मैं अगर 144 भी सोचता हूं तो ये 72 दे देगा मुझे, ठीक है। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट बिकॉज आंसर्स आर हैविंग ए गुड गैप, तो दैट इज एनफ टू टेल यू व्हाट विल बी योर आंसर।
ये वैल्यू आपकी 14/7 बनेगा 21 217। तो इसमें आप अगर 217 जोड़ते हो तो कितना आपको मिलेगा 509 के आसपास। ओके 508 दशमलव कुछ और कुछ चीजें आपने ड्रॉप कर दी हैं तो ये मिलेगा। अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट, फिर ये वैल्यू हो जाएगी 218.25। अब इसको जोड़ो, ये आपको एग्जैक्टली ये ऑप्शन दे देगा। ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर है कि नहीं? अब आपको पता है क्या है, इसका भी एक जनरलाइज फार्मूला बन सकता है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, रेट सेम है तो वी कैन क्रिएट ए जनरलाइज फार्मूला फॉर दिस। ऐसे करके मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं कि उसमें हर चीज के लिए एक फार्मूला बना दिया गया है। तो अगर आप रटंतु तोता हो, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट, बट पहली चीज तो उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, दैट शुड नॉट बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग। आई विल टेल यू दोज फार्मूलाज, डोंट वरी, बट व्हेन आई विल एंड द चैप्टर कि these are the formulas also, if you want you use it, but what you need to do, you need to know when to use it, how to use it, because अगर when गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ होगा। this is pure understanding based what I'm doing ना, nothing formula। इतने का चेंज तो पर रेट परसेंट निकाल लिया, रेट परसेंट निकाल सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके। आप यहां पर भी ट्राई कर सकते थे कि भाई मेरे को सीधे यहां पर नहीं पता चल सकता क्या कि कितना रेट परसेंट है 3 साल का, आपको पता चल पाएगा, थोड़ा मेहनत दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप कहोगे इसका 50% निकालेंगे हम तो आएगा मेरा सीधे 126। अब ये 126 से कितना कम है तो आप कहोगे 12.4 कम है। देन यू नीड टू क्विकली फिगर आउट कि ये जो वैल्यू है 12.6 कम है आपका। देन यू हैव टू फिगर आउट कि ये 12.6 क्या है, 5% है। तो ये 50% है, 50 में 5% कम है तो ये वैल्यू कितनी है, 45% है। अगर ये 45 3 साल की है तो 1 साल की 15, 5 साल की 75। सो यू हैव टू बी गुड इन परसेंटेज कैलकुलेशन, दैट्स इट। CISI इज नथिंग, यू हैव टू बी गुड इन परसेंटेज कैलकुलेशन। इफ यू आर गुड इन, यू कैन डू एनीथिंग। तो डरो मत, तुम्हें फॉर्मूला लास्ट में लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, बट अभी सीखने पे काम करो। ओके, किसको उल्टी हो रही है भैया क्लास में? ऐसे वाहियात कमेंट मत करो, गलती से लिखा है तो माफी मांग लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस उल्टी? पढ़ो। ए मैन बोरोड ₹56,250। अच्छा, आपने बोला होगा फॉर्मूले के एग्जाम में उल्टी करने के लिए। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड फन, आई क्लैप फॉर यू। अधूरे शब्द ना बड़े खतरनाक होते हैं, उनकी मीनिंग गलत निकल जाती है। सर इतना फास्ट कैसे लिख लेते हैं तुरंत? 10% 10% लिखना कोई मुश्किल काम है क्या? 262 का 10% कितना होगा? 26.2। 252 का कितना होगा? 25.2। एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है बस। 5% निकाला तो 10 का आधा कर दो, या आधा करके लेफ्ट में शिफ्ट कर दो एक डिजिट। तो ये तो बिल्कुल मास्टर कर लो, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। A man borrowed ₹56,250 at a simple interest of 6% per annum. If he cleared his debt by paying an amount of this much, after how many years did he clear his debt? तो देखो, ये भी सवाल ऐसा नहीं कोई इंस्टॉलमेंट का है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम है, इस पर तो 6% पर एनम लगा दो और कह रहा है अगर उसने अपने डेट को क्लियर किया है बाई पेइंग एन अमाउंट ऑफ दिस मच अमाउंट, ठीक है, तो कितना साल इसको लगेगा। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आप कहोगे देखो मेरे पास है 56,250 और यहां पर मेरे पास है 66,375। देयर आर मेनी वेज आउट दैट यू कैन ट्राई इन दिस क्वेश्चन। वन इज यू ट्राई टू डिवाइड इट एंड सी की रेशियो क्या है, उससे भी लग जाएगा सवाल, या फिर यू ट्राई टू फाइंड द परसेंटेज चेंज। ठीक है, आई थिंक दैट लुक्स इमीडिएट थिंग आई शुड डू। 10,125 यहां पर लिखा हुआ है, ये इतना चेंज है 10,125 का इस पे। ठीक है, सो कैन यू टेल मी कितना परसेंटेज चेंज है ये? जाहिर सी बात है 20 से कम है कि नहीं है? 20 नहीं है, 20 से कम है। पीरियड कितना दिया है? 6 साल दिया है। तो 20 से कम है अगर, लेट्स से परसेंटेज जो कि मैंने यहां पर लिखा है इट्स लेस देन 20%, 6% पर एनम का रेट है। ठीक है, 20 से कम है तो क्या 3 साल लग सकते हैं? जी हां। अब 20 से कितना कम है डिसाइड करेगा, 2.5 तो नहीं है, 2 तो नहीं है। देखो ये 12% है क्या? ना 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 ना, 2.5% अगर होगा तो कितना होगा? 12 3 15%। क्या ये 15% है?
आपको कह रहे 15 से ज्यादा है, देखो ना 15% कितना होगा 10 + 28, 56 में 28 जोड़ोगे ना 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 ना, आंसर क्या होगा 3%। मैंने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया क्या कुछ, नो कैलकुलेशन, जस्ट लुक एंड मार्क, थिंक अबाउट योर फॉर्मूला, व्हाट इट विल डू, इट विल किल यू इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत कुछ करवाएगा आपसे। मैंने क्या किया फिर से समझाता हूं, मैंने ये परसेंटेज नहीं निकाला क्योंकि मुझे नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं, मुझे डर लग गया। जब मैं डर गया तो मैंने कहा अच्छा ये कितना परसेंट होगा, लगभग देखना शुरू किया मैंने, 20 से कम। 20 से कम मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 7 × 6 42% दे देंगे। अब इन तीनों में देखना है मेरा, तो 2% अगर करेक्ट होगा तो ये 12% होना चाहिए। भैया 12 तो नहीं है, ये 12 अगर निकालते हो, मैंने वही बोला 10% आपका 56-25 है कि नहीं है। 20% अगर आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 112.50 होगी, 20%। 2.5 साल। अब मिडिल ऑप्शन पकड़ लो, देखो 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में मिडिल ऑप्शन क्या है 2.5 साल। अब अगर हम ये पता कर लें कि मेरा आंसर 2.5 से कम है 2.5 से ज्यादा, तो आंसर आ गया। 3 पे भी इतना फोकस मत करो, 3 का भी क्लैरिटी नहीं है कि 3 है करेक्ट नहीं। 2.5 साल में आपको पता है 6% से 15% लगेगा। अब मुझे बस ये देखना कि 15 से ज्यादा है 15 से कम है। तो आपने कहा 10% अगर आपका 56-25 है तो 5% कितना होगा इसका आधा, 28 12.5। मैंने इतना कैलकुलेशन करी थी क्या, करने की जरूरत नहीं है, रफली आपको बस देखना है कि 10,000 से कम है, अच्छा खासा कम है। ये कितना आएगा अगर आपने इसको जोड़ दिया तो 84, बहुत कम है यार 10,000 से, यानी क्या 2.5 साल से ज्यादा लगेंगे। बी ऑप्शन 3 years, नो कैलकुलेशन नीडेड। ओके, क्लियर है सभी को, मेक सेंस? Please say yes if you are getting it, this part. Okay, so the answer is going to be 3 years, but you need to be 100% clear that 3% will be the rough answer. तो अंडरस्टैंड दिस कि लेस देन 20 बोलने से आपका 3 साल करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यू कैन नॉट से दिस, यू नीड टू एस्टिमेट कि 2.5 साल में कितना है। ओके, क्लियर, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? ओके, सो दैट मच यू नीड टू थिंक ऑफ। शैल आई गो अहेड प्लीज? You need to use 2 endpoints to decide what is the answer, but it won't take any time. You will just orally look at the data and mark the answer. कुछ नहीं करना है, ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये आंसर 20 से कम है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये 15% से ज्यादा है, ठीक है। सो दैट मीन 2.5 भी करेक्ट नहीं हो सकता है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए प्लीज। A certain sum of money becomes this much in 7 years, the rate percentage is going to be how much? देखो 32/25 गुना अगर कोई चीज हो गई है, हाँ जी, तो बताओ जरा कितना बड़ा, 25 32 हो गया, इसका मतलब 25 अगर 32 हो गया भैया तो 7 का इंक्रीज आ गया, आया कि नहीं आया? यही हुआ ना। अब 7 का जो इंक्रीज आया वो 7 सालों में आया, तो 1 साल में कितने का इंक्रीज आया, 1 रुपए का 25 पे, कितना आंसर हो गया 4%। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 7 का इंक्रीज 25 पे कितना परसेंट है, 28% है। 28% है भैया 25 पे, 25 पे 7 का चेंज है, 100 पे 28 का चेंज। 28 अगर 7 सालों में है तो 1 साल में कितना हुआ 4%। क्लियर है? नथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन, ओरली यू कैन मार्क। ठीक है, इसका ही फॉर्मूला याद है क्या किसी को? अच्छा, धुरंधर लोग हो तुम लोग, हर चीज का फॉर्मूला रट लियो, तभी इतना दबाव में रहते हो। The simple interest on sum of money is 1/64 of principal and the numerical value of number of years is equal to the rate percentage per annum. The rate percentage, देखिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं आपको। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 1/64 ऑफ द प्रिंसिपल। सो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये 1/64 है प्रिंसिपल का, और यहां पर आपसे कह रहा है कि रेट परसेंट पर एनम और जो टाइम है दैट इज इक्वल। अगर आर और टी दोनों बराबर हैं तो क्या ये आर और टी का प्रोडक्ट होगा? यस। अगर आर और टी दोनों बराबर हैं तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, एक्स और एक्स होंगी कि नहीं होंगी? यस।
both values are going to be x and x. Okay, clear? The only thing you need to understand is this is going to be with percentage sign. तो यहां पर आप कहोगे x स्क्वायर परसेंटेज विल बी इक्वल टू 1/64. सो ये जो x स्क्वायर की वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी 100/64, क्योंकि ये 1/100 है, 100/64 आ जाएगी. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/8, जो कि होती है 1.25. सो अब मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हो. इतना टाइम क्यों लगाओगे? आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो भी वैल्यू है, अगर ये r और t दोनों बराबर हैं तो ये वैल्यू 1/8 आई. अगर ये वैल्यू 1/8 आई तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको 10/8 लिखना है. क्यों? क्योंकि वो जो परसेंटेज वाला 100 है और उसका जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो 10 दे देगा बस. तो अगर ये 1/8 इसका स्क्वायर रूट है तो 10 से गुणा कर देना उसको, बस आंसर आ जाएगा आपका. आपको मिल जाएगा रेट, परसेंटेज या टाइम, बोथ. ओके, क्लियर है? Does it make sense? That's very simple question. Then you can try many things. You can say कि okay, sum of money आपको दिया, simple interest आपको दिया है, तो I will assume principal. Yes, you can assume. That's not a problem. You will say it is going to be 64. So it is going to be 1, right? Then you will say, I will say find the percentage, RT percentage. बात वही है, समय आप उतना ही लगाओगे, इवन ज्यादा लगा दोगे. तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ ऐसे सवालों में, ठीक है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप इसको 1 कहोगे 1/64, सो आप कहोगे कि देखो 1/64 मुझे लाना है परसेंटेज इक्विवेलेंट. तो किस वैल्यू का परसेंटेज इक्विवेलेंट 1/64 होगा? आर और टी का प्रोडक्ट अगर आप बराबर करोगे तो आपको वहां से वैल्यू मिल जाएगी, है ना? कि वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1.25%. ठीक है, बट आई थिंक जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, अंडरस्टैंड दिस. वी डिड एन अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर सीइंग कि ये वैल्यू हर बार स्क्वायर रूट होगी और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा. तो वी आर जस्ट यूजिंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि आई विल जस्ट कैलकुलेट इसका स्क्वायर रूट 1/8 एंड मल्टीप्लाई बाई 10. कब? व्हेन रेट एंड टाइम आर गोइंग टू बी इक्वल. आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम. ठीक है, चलो पढ़िए. अब इन्होंने कह रहा है कि 64 मानेंगे, 1 मानेंगे, फिर रेट निकालेंगे. ये घोर बर्बादी है समय की, बार बार ये करना, है ना? व्हेन यू सी द पैटर्न इन ए क्वेश्चन, राइट, यूज इट. वो भी इतना सिंपल पैटर्न है. 64 1 करके निकालो, समय की बर्बादी करो. इफ ए प्रिंसिपल अमाउंट्स 13/8 टाइम्स इन 12.5 साल, देन इट विल बिकम 17/9 टाइम्स इन हाउ मेनी साल? कैसे होगा भैया? आपने कहा ये वैल्यू 8 थी, ये 13 हो गई, 5 का चेंज आया 12.5 सालों में. ठीक है, 12.5 साल का मतलब जानते हो? 1/8. तो अगर मैं कहता हूं रेट मेरा x है, ठीक है, तो x/8 बनेगा. व्हाट आई हैव रिटन इज करेक्ट और इनकरेक्ट? मैंने कहा कि मेरा रेट x है तो x/8 बन गया. x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 5 आ गई कि नहीं? x की वैल्यू तुम्हारी 5 आ गई, यानी 5% का मसला है. ठीक है, सो अब आप क्या चाह रहे हो कि 9 को 17 बनाना चाहते हो. 9 को 17 बनाने का मतलब 8 बढ़ाना है आपको, 8 इंक्रीज करना है. अब देखो, अगर आपका रेट 5% आया तो आप इतना समझदार हो कि 5% के रेट से अगर किसी चीज को मुझे डबल करना होता तो 20 साल लगते. ये डबल नहीं है, डबल से थोड़ा कम है, तो 20 साल से थोड़ा कम आंसर होगा. तो ये दोनों नहीं होंगे. होंगे क्या? नहीं होंगे. अच्छा बताओ, तुम्हारा सेंस क्या कह रहा है? 20 साल से थोड़ा सा कम ये होगा कि ये होगा? मैं भी आपका सेंस जानना चाहता हूं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअल आंसर, वो तो 2 सेकंड में निकाल दूंगा मैं. ओके, मैं बस पूछ रहा हूं तुमसे. बबीता कह रही है स्क्वायर रूट नहीं बना. तो अगर रेट और टाइम इक्वल होंगे तो स्क्वायर रूट क्यों नहीं बनेगा? कैसी बातें कर रहे हो? ये बताओ, तुम्हारा सेंस क्या बोल रहा है? मुझे आपके सेंस से मतलब है कि मैंने कहा 20 साल से थोड़ा कम होगा. अब थोड़ा कम तुम्हारे लिए ये है, ये बताओ. व्हाट इज योर सेंस? कम तो दोनों है, देखो दोनों कम है यार. ओके, डी होगा, ये आपके सेंस ने बोला ना. ठीक है, अब निकाल के देखते हैं
कि तुम्हारा सेंस सही है या तुम नॉन सेंस हो। ठीक है, 5% रेट कैसे आया, कई तरीके हैं बताने के। देखो 5/8 जानते हो क्या होता है, 62.5% होता है, ये पता है किसी को? यस। तो ये कब मिलेगा, जब 12.5% को तुम 5 से गुणा करोगे। सिंपल। 5/8 क्या है, 1 इंटू 5/8 लिखो या 5 इंटू 1/8 लिखो। और आपको पता है ये रेट, ये टाइम दिया हुआ है मुझे 12.5 साल। 12.5 साल का लेना देना 1/8 से है ना। तो दिस इज द परसेंटेज वैल्यू, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये बहुत सिंपल आइडेंटिफाई करना है, इसमें क्या दिक्कत है, सॉरी। तो 5% का रेट हो गया आपका। तो 5% के रेट से आपको ये काम करना है, 9 को 17 बनाना है। तो देखो क्या है वैल्यू, आपने कहा 8/9 का इंक्रीज करना है मुझे, 8/9 का इंक्रीज करना है। तो ये परसेंटेज के टर्म में कितना है, क्या इतना है? आपने कहा यस। यही वैल्यू 5 इंटू टाइम टी के बराबर होगी। तो 5 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 20। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 160/9 हुई। ठीक है, 70, 9 7 63। ठीक है, तो आपका सेंस क्या निकला, नॉनसेंस। निकला ना नॉनसेंस। हाँ जी, अंधी मत मारा करो चीजों को। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो आई एम अगेन सेइंग इट इज वर्थ पुटिंग सम टाइम टू सी कि उससे लेस है। देखो 9 18 होता तो डेफिनेटली डबल हो जाता, लेकिन 9 क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। तो 17 अगर हो रहा है तो हमें पता है, आप जरा मेंटली थोड़ा दिमाग लगाओ कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 5% है, दैट यू नो, है ना। 5% का इंक्रीज होता है हर साल। 9 का 5% कितना है, मैं आपको समझा रहा हूं कि सेंस लगाने के लिए, ऐसा नहीं कि सेंस नॉनसेंस तरीके से लगा दो। 9 का 5% तुम्हारा कितना है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। अगर मैं 1 साल की बात करूं, व्हाट इज द 5% ऑफ 9? ओके, तो अगर आप इसका 5% निकालते हो तो 5% इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपके पास, 10% इज 0.9, और 0.9 का अगर हाफ करोगे तो 0.45। ओके, अब आप बताओ, अगर आपको 17 से 18 बनाना है कोई चीज, तो ये 1 साल का चेंज है कि नहीं है, 1 का चेंज है कि नहीं है? और आपको पता है कि 1 साल में जो चेंज आता है वो 0.45 का ही आता है। 1 साल में चेंज 0.45 का आता है। यू विल नीड मोर देन 2 years हियर। 17 को 18 बनाने में 2 से ज्यादा साल लगेंगे। तो 2 से ज्यादा साल अगर लगेंगे तो ऑब्वियसली 17 कितने सालों में बना होगा, 20 से 2 से ज्यादा साल मुझे कम करने पड़ेंगे। मैथ को तो आपने ऐसे कभी देखा ही नहीं होगा। ठीक है, देखना पड़ेगा ना भाई, तभी काम बनेगा तुम्हारा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। There are many ways out to understand this, but you have to get the logic first, what I'm talking about. Let me explain you in some other way. 8/9 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है, ऑलमोस्ट 90%, एक्चुअली 18.88%। अब 5% से इसको तुम बढ़ाओगे तो कितना साल तुम्हें लगेगा, आप कहोगे 17 से थोड़ा ज्यादा, सी ऑप्शन। इवन यू कैन राइट इट एग्जैक्टली। ठीक है, कि यू हैव टू हैव दिस वैल्यू 8/9 का इंक्रीज चाहिए, जो आपको पता है कि इट इज 88 1/9 है कि नहीं है। और इसको तुम किससे डिवाइड कर रहे हो, इसको तुम डिवाइड कर रहे हो 5 से। 5 से ही कर रहे हो ना, करो 5 से डिवाइड, 5 रेट है आपका। तो आपने कहा मुझे मिलेगा 17 प्लस 3/9, 17 प्लस 3 सही 1/9, 9 3 27 1 28/9। तो ये आपकी वैल्यू जो है यहां पर कुछ ऐसी थी। फिर इसको आप जाके डिवाइड करोगे फर्दर 5 से। ओके, क्लियर है नॉट? तो आपको पता है कि जो वैल्यू आपकी आई, जो 3 दशमलव कुछ है, यू विल डिवाइड इट बाई 5,
right? It is not going to give you a full value. It is 17 point something something. That's enough to say answer is C. ठीक है, तो सेंस अगर यूज करना है then you don't use nonsense, use common sense. क्लियर है सभी को? ओके, सो जस्ट गेट दिस रफ आइडिया बिकॉज आई डोंट प्रेफर यू सॉल्व इट ट्रेडिशनली. मेरे को नहीं पसंद है. मैं आपको सिर्फ इतना चाहता हूं इस सवाल में सोचना कि पहले तो रेट देख लो कि भैया 5% है. ठीक है, जैसे ही आपने यहां रेट देख लिया 5% है, फिर तुम यहां आ गए और तुमने कहा 9 से 17 बनाना है, 8 का चेंज लाना है. 8/9 कितना होता है? 88. मैंने क्या बोला था? परसेंटेज. 88.88% है, लेकिन अगर 5% के रेट से इसको मुझे चेंज करना है तो 17 से थोड़ा ज्यादा लगेगा. सी ऑप्शन. ये तभी संभव है जब आप सवालों पे थोड़ा सोचोगे, वरना नहीं. ओके, चले आगे बढ़ जाए. अब इन्हों कह रहे हैं काश हम लोग सर से बचपन में पढ़े होते. जब आपका बचपन था तो मेरा भी बचपन के आसपास का ही था टाइम. तो वो समय कैसे पढ़े होते आप मुझसे? अगर आपने उस समय पढ़ा होता तो मैं आज बूढ़ा हो गया होता. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. ओके, चलो 23वां सवाल देखिए. Sum of money becomes 93/16 times of itself in 35 years at X% rate of interest. Find the value of X. Okay, 35 साल X%. आपने कहा 16 भैया हो गया 93. हुआ है कि नहीं हुआ है? 16 अगर 93 हो गया तो कितने का चेंज आया? ठीक है, आपने कहा 77 का चेंज आया. आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस. यानी दिस इज द परसेंटेज चेंज आई कैन से. ओके, देयर आर मेनी वेज आउट टू अंडरस्टैंड दिस, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट लिटिल सिंप्लीफाइड फॉर यू. अच्छा, आप ये बताओ कि ये जो चेंज है 35 साल पे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 2.2 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस. अब 2.2 16 का, जो 2.2 का चेंज आपको दिख रहा है, ये 16 का क्या है ये निकालना है. तो देखो तुरंत आंसर आ गया, कुछ नहीं है इसमें. 2.2/16 को अगर आप ध्यान से देखो तो आपने कहा अगर ये 2/16 होता तो 12.5 आता. ठीक है, तो 2/16 अगर मुझे 12.5 देता तो ये 0.2 और है, तो 2 अगर 12.5 देता तो 0.2 कितना देगा? 1.25 देगा. दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये मुझे 13.75 दे देगा. तो मेरा आंसर हो जाएगा सी. समझ में आई बात? बहुत ही सरल सवाल है, कुछ नहीं है. 93/16 टाइम्स है, 35 साल है, तो निकाल लो. और भी बहुत तरीके. ठीक है, कि आप कहोगे नहीं मैं तो पूरा परसेंटेज एक साथ ही कैलकुलेट करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, निकालो. ठीक है, वैसे भी निकल जाएगा. जो मर्जी है करो. इट्स ऑल योर चॉइस हाउ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन. इट्स वेरी सिंपल टू थिंक लाइक दिस. 77 1 ईयर 2.2 2.2 16 का कितना परसेंट है? कैलकुलेशन देख लो मैंने कैसे करी है, बस. ठीक है, sum of money becomes 8 times in 14 years. How many years will it become? How many times will it becomes? How many times will it become 48? अच्छा, 14 सालों में 8 गुना. तो 14 सालों में अगर 8 गुना हुआ है, ठीक है, सो कैन आई से द इंटरेस्ट इज 7 times P. यस, 14 सालों का इंटरेस्ट क्या है? 7 times P. तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? आप कहोगे P/2 होगा. यस. तो बेटा बताओ 48 सालों का क्या होगा? 48 ईयर्स में जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 24 हो जाएगा. 24 इंटू P/2. तो P में अगर आप 24 P जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 25 P. 25 गुना हो गया. ओके. हाँ, पिछले में जो हमने 2.2 निकाला था आलेख, वो रेट नहीं था, वो था इंटरेस्ट इन ए ईयर. फ्रॉम द गिवन डेटा वी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इन ए ईयर इज 2.2/16. तो ऑब्वियसली वहां से हमें रेट परसेंटेज मिल जाएगा. 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज रेट परसेंट. तो ये सभी को समझ में आया कि इसका आंसर 25 होगा. कुछ भी नहीं है इस सवाल में दम. आगे बढ़े. सम ऑफ मनी 70 गुना 120 साल में 47 टाइम्स कितने गुना में हो जाएगी? 70 गुना 120 साल में
तो 120 साल में जो इंटरेस्ट होगा SI वो 69 टाइम्स होगा, 69P, 69 टाइम्स प्रिंसिपल। अगर कोई चीज 70 गुना हो गई तो आपको बताना है कि ये 47 गुना कितने सालों में होगी। तो किसी चीज को अगर आपको 47 गुना करना है तो आपको पता है कि 46 इंटू P आपको चाहिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट के रूप में। तो इन दोनों का रेशियो देखना ध्यान से, 3:2 है। 23 दूना 46, 23 3 है। तो अगर यहां टाइम लगा है 3 पार्ट तो यहां लगेगा 2 पार्ट, यानी 80 साल। 47 बनाने के लिए आपको 46 टाइम प्रिंसिपल का इंटरेस्ट चाहिए। तो 69P का जो इंटरेस्ट है वो 120 सालों में मिलता है, तो 46P का इंटरेस्ट 80 सालों में मिल जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेशियो है और जो टाइम रेशियो है वो सेम होते हैं। इक्वल टाइम के लिए इक्वल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सही है, समझ में आया? कुछ नहीं है सवाल में। चलो 25 ही करेंगे आज। ठीक है, देखिए अब 2 चीजें आपको समझनी है। अभी हम लोग थोड़ा सा, कुछ लोग बाहर फालतू का ड्रामा करते रहते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेता हूं मैं। देखिए अभी हो क्या रहा है कि टॉपिक्स कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप सभी लोगों को, जो लोग रेगुलर क्लास में आते हो, पता है कि टॉपिक कम क्यों हुआ है। ठीक है, देखो टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दूं। तरीका नंबर 2, ठीक है, मैं तेज पढ़ाऊं। ठीक है, देयर आर 2 वेज ओनली ना। या तो मैं कंटेंट कम करूंगा, और या मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा। मैंने यूजुअली देखा कि हमारी क्लास में जो रेट है ना पर आवर क्वेश्चन का, 1 आवर का लाइव क्लास में, अगर हम ओवरऑल कंप्यूट करें, जब हमने सवाल लगाए हैं, जैसे आज 25 सवाल हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि सवाल वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन ओनली, फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन थे। अदरवाइज जो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन का रेट है 1 आवर, दैट इज 10 to 15 on an average. This is the number of questions we discuss in 1 hour, even sometimes lesser. So हम कह रहे हैं sorry to say but class was futile without PDF. Shivam, I don't know how your attitude is, right? These are the basic question and class became futile because you did not get PDF. Nonsense. गुस्सा आती है आप लोगों के एटीट्यूड पे कई बार मुझे। आपको प्रॉब्लम यह है कि आप कभी सवाल को डायरेक्ट पढ़ के नहीं सोचना चाहते हो। इससे अच्छा तो आप PDF लो और घर बैठो, क्लास में आने की जरूरत नहीं है आपको। यू कुड हैव सेड कि सर PDF देना चाहिए था, आई वुड हैव, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता सही बात बोल रहे हो आप। लेकिन ये कहना आपका कि क्लास वॉज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब पता है क्या होता है? वेस्ट, बेकार, बिकॉज आपको PDF नहीं मिली। मन PDF में ज्यादा है, क्लास में तो है नहीं। सारी चीजें समझा रहा हूं, सवाल पढ़ रहा हूं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुमको? फर्जी बातें। ठीक है, सो देखिए अब जरूरी क्या हो गया मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अब ये जो 10 से 15 सवाल होते हैं, ये क्यों होते हैं? एक सवाल को, जैसे मैं अभी आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाता हूं सवालों में, कोई नहीं सिखाता है, आंसर लगा के चले जाएंगे। पर मुझे सिखाना है, मुझे नए तरीके से सिखाना है, तो मुझे टाइम देना है। तो 10 से 15 सवाल जो कर पाता हूं मैं, उसका रीजन ये है कि मुझे एक सवाल में आपको कई चीजें बतानी होती है। आंसर तो बहुत पहले निकल आता है, लेकिन आंसर निकालने के बाद भी हम उसमें काफी कुछ करते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है। ठीक है, क्लियर? सो बाहर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ऐसा नहीं कि मैंने क्लासेस को आपके छोड़ा है। अगर आप देखोगे, सिवाय जब मैं डेंगू हुआ था मुझे, मैंने उसके अलावा आपकी क्लासेस को छोड़ा नहीं है। अगर गलती से कभी क्लास मिस हुई है तो हमने एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको कवर किया उस हफ्ते में। ओके, क्लियर है कि नहीं? तो ये क्रिटिसिज्म बाहर जाके जब लोग करते हैं ना कि अभी इतने ही टॉपिक हुए हैं, ठीक है, तो ये फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है। आप ये भी लिखो कि जिन टॉपिक्स को आपने किया है उनको आपने कितना बेहतर तरीके से किया, इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। तो बाहर जाके लोग ये लिखेंगे, अरे इनका कोर्स मत लेना, बहुत टाइम लगाते हैं। पर ये भी बताओ कि टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम चीजों को डीप में पढ़ रहे हैं। देखिए 2 तरीके थे कि मैं पेसअप कर सकता हूं, लेकिन अभी एग्जाम आपका मई में है, सो मेरे पास टाइम है, तो पेसअप करने की नीड नहीं है, वरना हम कर सकते थे। पेसअप कर देंगे चीजों को। पेसअप करने से मुझे लगता है कि चीजें उतना अच्छे से आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, समझ में आई मेरी बात?
राइट? तो आप लोग भी बाहर जाके कुछ बोला करिए, ठीक है? मैं इसलिए बता रहा हूं, जानबूझ के बता रहा हूं, है ना? बिकॉज पीपल डू नॉट टॉक कंप्लीटली, वो पूरी बात नहीं बताते हैं बाहर, वो अपना खुंदक जो है ना कुछ भी वो जाके निकालेंगे और केवल नेगेटिव लिखेंगे। दे विल नॉट टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। आप बताओ कि क्लास डिले हुई है, सर की तबीयत भी खराब थी बीच में, ठीक है, यू टेल देन कि आपने जो टॉपिक्स किए हैं उसकी लर्निंग क्या रही वो भी बताओ। वो नहीं बताते हैं, वो बस बताते हैं, वो बस ये शो करते हैं कि टीचर बहुत ढीला है, ठीक है? यार तेज पढ़ाने से मेरा भी टाइम बचेगा, आपको पता है, मैं नया बैच लूंगा, मुझे और पैसे मिलेंगे, पर मैं वो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मुझे टाइम मिला है वी कैन यूटिलाइज इट इन ए गुड वे, वी कैन गो स्लो, व्हाई नॉट? ओके, ठीक है? सो लेट नॉट पीपल स्प्रेड नेगेटिविटी फॉर द वर्च्यू वी आर डूइंग, फॉर द गुड थिंग वी आर डूइंग। एक्चुअली मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताता हूं। प्रैक्टिकल बात यह है कि जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं वो 5-6 महीने में खत्म नहीं हो सकती है, राइट? इट कैन नॉट बी एंडेड इन 5-6 मंथ। ओके, सो there are two ways to end it, that we have to take help of some recordings. Okay, it is possible, even I am thinking of this model implementing in the future batches, ki not solving all the question in a live class, your batch will go live, don't worry, we have time. So this is what I am thinking, because 120 classes are never sufficient. मैं लगभग 3000 क्वेश्चंस आपके क्लास में करवा रहा हूं, 3000 क्वेश्चंस। तो कोई भी टीचर अगर 3000 सवाल अपनी लाइव क्लास में कराएगा और वो अगर अपना कोर्स 120 क्लास में खत्म कर पा रहा है, तो एक ही तरीका है उसका, या तो टीचर बहुत तेज पढ़ाएगा, आपको एक सवाल के 4 तरीके नहीं बताएगा, वो सॉल्यूशन बता बता के निकल जाएगा, ठीक है, या फिर वो कम सवाल कराएगा। देयर इज नो अदर वे, है ना, देयर इज नो अदर वे, आई टेल यू। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, या तो हम कम करेंगे या फिर हम यही कर सकते हैं, ठीक है, कि वी कैन club it with some practice questions as a recording and some in the live class. This can be a way where we can balance it out in 5-6 months. ठीक है? ओके, समझ में आई मेरी बात? तो ये ट्रू है कि सबको सेटिस्फाई करना बिल्कुल सही पॉसिबल नहीं है। एंड इवन आई एम थिंकिंग कि आगे से जब बैचेस आएंगे, मे बी फॉर द नेक्स्ट सीजन वी विल टेल देम कि भाई अगर लाइव पूरा पढ़ना है तो मे बी आपको 7 महीने लगेंगे, क्या करें हम? ठीक है, क्योंकि वी आर टीचिंग इन डिटेल, व्हेन वी आर टीचिंग इन डिटेल देयर इज नो वे आउट, वी हैव टू स्पेंड टाइम ना, ठीक है? बट लोगों को जल्दी खत्म भी करना है, सीखना भी है, तो इसका बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। सो प्लीज गिव पॉजिटिव फीडबैक टू एवरीवन, दोज हु कम टू द लाइव क्लास, है ना? नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगा शिवाशीष, बट उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई नेवर कम आउट एंड से दिस, बिकॉज यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, दे नेवर गिव बैलेंस पर्सपेक्टिव आउटसाइड, दे ऑलवेज मिसगाइड अदर्स, राइट? देखो मैं गलत कब होता? मैं गलत तब होता जब मैंने आपकी क्लासेस छोड़ी होती, कि हफ्ते में 5 क्लास लेनी थी, मैंने 3 ही लिया, 2 ही लिया, एंड उसकी वजह से अगर डिले होता देन आई एम एट फॉल्ट, ठीक है? बट यू काउंट एक्सेप्ट दैट डेंगू वाला पीरियड, यू काउंट नंबर ऑफ क्लासेस दैट हैज बीन, ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैव टेकन क्लास, समटाइम्स एक्स्ट्रा क्लास से हमने बैलेंस भी करा है, कभी मिस हुआ है तो आई एम कमिंग विद यू एवरी डे फॉर द क्लास, ठीक है? एंड वी आर लर्निंग समथिंग। यस आई एम स्लो, मैं जानता हूं ये मेरी प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम नहीं है, द वे वी डिस्कस थिंग्स ना, इट विल टेक टाइम। अगर हम चीजों को ऐसे ही खत्म करने के एटीट्यूड से आएंगे तो समय मुझे भी नहीं लगेगा, बिकॉज आई विल राइट सॉल्यूशन एंड गो अहेड, खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, व्हाट वी डू। 1 घंटे में 10 से 15 सवाल हम लोग क्लास में सॉल्व कर पाते हैं, बट वी डू इट इन मेनी वेज। अगर आप इस तरीके से मैथ्स को एक बार खत्म कर लोगे, मे बी 2 महीना एक्स्ट्रा लगेगा तो क्या दिक्कत है? टाइम है ना मई तक का तुम्हारे पास, मॉक वर्क देना तुम शुरू करो जनवरी से, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने जो चीजें यहां सीखी हैं, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन, वॉट एवर यू हैव लर्न हियर विल हेल्प यू आउट। आपको मैथ्स में ऐसा नहीं है कि जब तक उस टॉपिक का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। ये जो एटीट्यूड आप डेवलप कर रहे हो ना, इससे भी आप सवाल करोगे। तो ऐसा नहीं कि आप मॉक नहीं दे सकते हो, बट आई थिंक इफ देयर इज अ टाइम, लेट्स यूटिलाइज एंड डू समथिंग गुड। जिनकी वैलिडिटी 6 महीने की थी, उनको हम बिना पैसे लिए उनकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक हम कोर्स आपका खत्म, हमने बोला था 6 महीने में खत्म करेंगे, नहीं कर पाएंगे,
तो बढ़ा देंगे वैलिडिटी आपकी, पैसा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। मेक सेंस? सो होप ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग विद मी ऑन दिस पार्ट ना, ठीक है। शिवाशीष, मैं जानता हूं कि हो सकता है लोग गलत लोग भी क्रिटिसिज्म कर रहे हो, बाहर से कोई मोटिव, इसलिए ये जरूरी है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे यहां से जितने भी लोग अच्छे नंबर लेके निकलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है, कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स मीन्स में आए हैं 2018 में, बट उसको मैं जानबूझ के एडवर्टाइज नहीं करता हूं। इट इज माई विलिंगनेस दैट पीपल कम टू लर्न टू मी बिकॉज द वे आई टीच, नॉट बिकॉज ए टॉपर हैज सेड दैट। आई डोंट डू दैट, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं ना, वो जाके लोगों से बातें करें, वो बताएं उनको, ठीक है। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि शांत नहीं बैठना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जाके मेरा प्रमोशन करो, कहीं करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर लर्निंग, राइट, सो योर फीडबैक शुड बी बेस्ड ऑन दैट। आई एम स्लो बिकॉज देर इज ए रीजन, नॉट बिकॉज आई एम मिसिंग क्लासेस। आई एम गोइंग स्लो बिकॉज आई एम मेकिंग यू लर्न टू मेनी थिंग्स, ठीक है। तो भविष्य में हो सकता है कि आगे से मेरे बैचेस जो 2021 के लिए आएंगे, 20 के लिए तो अब टाइम भी उतना नहीं है, मुझे चीज़ें टाइम से कवर करनी है, करूंगा भी मैं भी एक्स्ट्रा क्लास लगा के करूंगा, जैसे भी करना है, जो अगला बैच आ रहा है। बट 2021 से जो बैचेस आएंगे, मैं वही सोच रहा हूँ, या तो हम लोग वी विल गो इन ए लॉन्ग फॉर्मेट, 8 महीने पहले ही बोल देंगे, ठीक है, कि भैया 8 महीने लगेगा, ठीक है। और या फिर हम लोग वी कैन क्लब इट विथ सम रिकॉर्डिंग्स एंड क्लासेस चलेंगी पूरी 120, 30, 50 जो भी होगी, 150 क्लासेस, एंड कुछ रिकॉर्डिंग्स यूज करेंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में। जैसे लेट्स से 150 सवाल हैं, 75 कैन बी डन लाइव, 75 कैन बी डन इन रिकॉर्डिंग, लाइक दैट, कुछ ऐसा करेंगे हम लोग आगे, है ना। बट आपका बैच लाइव ही चलेगा, समय लगेगा, प्लीज इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपके दिमाग में ऐसा भी कुछ है तो मैं ये भी चाहता हूं कि आप बता दो कि हाँ भाई स्पीड बढ़ा दो, ठीक है। अगर सब लोग कहेंगे स्पीड बढ़ा दो, इसका मतलब यू आर कंफर्टेबल विद द फास्ट स्पीड, मैं तेज पढ़ाऊंगा। पर मैं ये मान के चलता हूं कि जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो तो एनीवे 2x देख सकते हैं, है ना, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, वो तो एनीवे 2x देख सकते हैं, ओके, क्लियर। तो कोई नहीं, आप लोग जो भी क्लास में आते हो, जिन्हें क्लास से बेनिफिट मिलता है, मैं ये मैसेज आप तक देना चाह रहा था कि जो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और पॉजिटिविटी है, मैं शुरू से पता है इस चीज के लिए फाइट कर रहा हूं लोगों से कि चीजें सही से सीखनी चाहिए, और उसका नुकसान मुझे ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट स्टैंडर्ड में फिट नहीं होता है। ऑलराइट, कि कोर्स शुड बी एंडिंग इन 5 months, बच्चों को एक ही तरीका सिखाना है, बस रटा रटा के भगा देना है, तो वो तो मैं भी कर सकता हूं, मैं तो ज्यादा बैचेस ले पाऊंगा, बट दैट डज नॉट गिव मी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो कोई नहीं, मतलब आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू सो दैट यू ऑल keep telling others about what you are learning here. That's very important. That's the purpose. समय है तो लगाते हैं, नहीं होता तो हम भी एक्स्ट्रा क्लास वास लेते, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा करते, बट जरूरत नहीं ना, समय तो यूज करते ना हम लोग, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, साथ में बने रहिए। आइडिया ये है कि जिस दिन आपका मैथ का सिलेबस मैं बोलूँ खत्म हो गया, उस दिन आप एक बहुत बेहतर सोच वाले बन जाओगे। इतनी चीजें हम लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे ऐसा बनाया जैसा मैं हूँ, सवालों में जिस तरीके से मैं सोच पाता हूँ, ठीक है। अभी मैं कल यूट्यूब पे एक सेशन कर रहा था, मैंने वही बोला कि मैं जो एक्चुअल में हूँ, मैंने अपने आप को बहुत मॉडरेट किया है समाज में एडजस्ट होने के लिए, ठीक है। अदरवाइज द वे आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, द स्पीड आई कैन सॉल्व इट, इट इज़ नॉट फिट एनफ फॉर द वर्ल्ड। लोग कहेंगे कि ये आदमी या तो पागल है, या कहेंगे इसके अंदर कोई आत्मा है, या कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो मैंने मॉडरेट कर लिया अपने आप को सोशली एक्सेप्टेबल बनने के लिए। बट यार चीज़ों को डीप में लर्न तो करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर बनोगे ना, और कोई तरीका है क्या? नहीं, तो सही से सीखते हैं, है ना। ओके, ठीक है। सो लाइव क्लास में थोड़ा स्लो ही चल पाएंगे क्योंकि लिमिटेशंस है, मैंने आपको बोला, ठीक है। तो अच्छी बात है, बस इन चीज़ों को ना बाहर बोलते रहो, ज़रूरी है। लोगों को पता नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा, लोग हम इतनी मेहनत भी करेंगे और लोग हमारी बुराई करेंगे फालतू में यार, ठीक है। तो किसी ने लिखा था यूट्यूब पे, तो हमने जाके वही रिप्लाई किया कि आप पूरी बात बताओ, डिले चल रहा है बिल्कुल एक्सेप्ट, है ना। हमने टीम को बोला लिखो आपकी डिले चल रहा है एक्सेप्ट, बट डू नॉट यू राइट कि सर आते हैं हर क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आई हैव नॉट मिस द क्लास। तो वो उनका मैसेज का मतलब ये हो जाता है जैसे टीचर रेगुलर नहीं पढ़ाता है,
तो ये गलत चीज़ है ना। मैं रेगुलरली आके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हमने बहुत टाइम दिया है, ट्रिग्नोमेट्री को 40 घंटे पढ़ा हमने, नंबर सिस्टम में इतना टाइम दिया, परसेंटेज में टाइम दिया, सो दैट यू लर्न करेक्टली, है ना। इट्स लाइक यू नो, हर जैसे कहते हैं ना, देर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में पेड़ उग जाता है, समय लगता है, तो वही लगा रहे हैं हम लोग टाइम। ठीक है, ऑलराइट, फाइन, चलो जी, थैंक यू सो मच। एग्जामों पे आप लोग ट्रांसफर हो जाओगे इस वीक, डोंट वरी, इस वीक करवा दूंगा, आपकी मंडे से क्लास वहीं होगी, मैंने बोल दिया है, दे हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, वंस इट इज कंप्लीट देन विल टेक यू देयर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बी विद मी। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू फील इन द क्लास फॉर द स्पीड, जो लाइव क्लास में आते हैं ना वही बताएंगे स्पीड कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सो आई विल रिलाई ऑन यू, आई विल गो विद एड विद यू, है ना। ठीक है, देखिए मैं अगेन वही बोल, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि कोर्स में अच्छे से पढ़ने वाले लोग कम होते हैं। बिलीव मी, इवन जितने भी लोग कोर्स खरीदते हैं उसमें सब लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है, उनको लगता है कोर्स में जाएंगे जादू हो जाएगा और नंबर आ जाएंगे। सो पढ़ने वाले बच्चे कोर्स में होते हैं कम, ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ज्यादा। अब जो टीचर ना पढ़ने वालों को खुश रखता है, समझ रहे हो, जो टीचर ना पढ़ने वालों को खुश रखता है, जाहिर सी बात है उसकी तारीफें ज्यादा होंगी। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा संख्या में है। तो वो बाहर जाएंगे, वो कहेंगे वाओ सर बड़े अच्छे हैं, अच्छा टाइम पास करते हैं, कोर्स भी 5 महीने में खत्म कर देते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ, तो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, बट आई एम नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, आई एम हियर टू मेक यू लर्न, आई एम डूइंग दैट। सो आई जस्ट वांट दोज हु आर लर्निंग दे जस्ट डू वेल, क्योंकि आप ही रिजल्ट दोगे, वो भीड़ थोड़ी ना रिजल्ट देगी, भीड़ का रिजल्ट नहीं आता है, वो कहीं भी चले जाए, उनका टाइम पास हो रहा है ना, बस यही बहुत है। ठीक है ना। बट येस विल ट्राई, मे बी आई एम इवन वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड फीलिंग कि कहाँ पर हम लोग टाइम बचा सकते हैं, बिकॉज इसको ये भी करना है, ऐसा भी नहीं कि इट बिकम सो लेंथी फॉर ए ईयर, नो नॉट ए ईयर, कि कहीं टाइम मुझे लगता है कि जहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया, इवन आई एम वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर फर्स्ट टाइम, राइट, कभी नहीं देखा मैंने, बट अभी देख रहा हूँ मैं कि मैं कहाँ टाइम बचा सकता हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद लर्निंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद स्पीड, वेयर आई कुड हैव सेव टाइम। सो आई एम जस्ट एनालाइजिंग दैट ऑल्सो, कि थोड़ा सा अगर 10-15% रिडक्शन उधर कर ले जाऊंगा टाइम का, तो दैट्स अ गुड थिंग, लेट्स सी, है ना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और मस्त रहिए।